बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज कुछ एक कहानी है, उसके साथ शुरुआत करती हूँ प्रोग्राम की। आपको आई होप इस कहानी से रिलेट करके कुछ चीज़ों की समझ आएगी। बहुत से रिश्तों में इस कहानी को अगर आप रिलेट करें तो आपको समझ आएगा कि हम किस जगह कुछ गलती कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। एक बंदा होता है, वो ना गाड़ी चला के तो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे ही अपने घर की तरफ पहुंचता है तो रास्ते में ना अपने घर के बिल्कुल पास एक बंदे को देखता है, जो कि ना बिल्कुल पतले से फटे हुए कपड़े पहने हुए ना ऐसे बस फुटपाथ पे ही ना एक सोने की तैयारी कर रहा है अपनी। तो वो उसको पूछता है कि मौसम भी ख़राब है, ठंड भी है, सर्दी है, तुम्हारे पास ये पतले से कपड़े, तुम्हारे पास कुछ और पहनने को नहीं है? तो कहता है नहीं, मेरे पास है कुछ नहीं, तो मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा था। वो बंदा कहता है तो तुम्हारे पास चादर ऐसा कुछ ओढ़ने को, रज़ाई कुछ नहीं? कहता है नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर वो कहता है अच्छा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए ना कुछ ओढ़ने को लाता हूँ, तुम कुछ ओढ़ के सो जाओ, ठीक है, ऐसे तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। कहता है जी साहब। वो घर जाता है, घर जाके अपने बच्चों से मिलता है, सबको प्यार मोहब्बत करता है, बेगम से मिलता है, खाना वाना खाता है, कुछ एक दो कॉल्स आ जाती हैं, थोड़ा सा टीवी लगा लेता है। इस चक्कर में जो है ना वो ये भूल जाता है कि बाहर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है और किसी को मैंने चादर देनी थी ओढ़ने के लिए और उसने सोनी थी, जो मुस्तहिक एक बंदा उसको बाहर मिला था। इसी आलम में वो सो जाता है। जैसे वो सुबह उठता है तो उसको याद आता है कि रात को मैंने एक बंदे से वादा किया था कि ठंड बहुत है, मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने के लिए ला के देता हूँ अपने घर से, तो वो तो मैं भूल ही गया। तो वो काम के लिए जब ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो जल्दी से ना चादर भी रखी होती है उसने गाड़ी में, उसके पास जाता है, वहाँ पर जाकर उसको कहता है भाई, शीशा खोल के भाई, तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो फिर कहता है भाई, फिर वो कोई जवाब नहीं देता। वो उतरता है, उसको जाके हिलाता है तो वो मर चुका होता है। एक हाथ में उसकी चादर होती है और सामने उसके उस बंदे की लाश होती है जिसको उसने आसरा दिया होता है। मेरी इस कहानी को नरेट करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ज़िंदगी में बहुत से लोगों को आसरा दे देते हैं। आसरा नहीं देना चाहिए। आपके उस आसरे पे उस सामने वाला अपनी जान दे दे, अपनी जान से हाथ धो बैठे उस इंतज़ार में, उस आसरे में कि वो बंदा आएगा, मैं वो चादर ओढ़ूँगा, मैं फिर सो जाऊँगा। उसने उधर ही इंतज़ार में अपनी जान दे दी। क्या पता उसको बहुत ठंड लगती, इधर उधर चला जाता, कहीं जाता, कुछ अरेंज करता, मगर वो उस इंतज़ार में कि वहाँ से चादर आएगी, वो साहब बोल के गया, उसने अपनी जान दे दी। तो मैं ये बस रिक्वेस्ट करूँगी, ज़िंदगी में अपनी किसी को भी जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको आसरा कभी नहीं देना। इसी मैसेज के साथ अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में नाजरीन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं अपने पूरे वीक से डिस्कस कर रही हूँ कि एक ऐसा अर्क हम आपको बताएंगे, हिकमत में एक ऐसा अर्क है जो हम आपको लाइव बनाना यहाँ पर सिखाएंगे, जिससे आपका वज़न बहुत कम हो जाएगा और आपकी जिस्मानी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हकीम साहब हैं, उनको बुलाया, उनसे बहुत सारे वेट लॉस की रेसिपीज़ पूछी, मगर एक ऐसी रेसिपी जिसको मैंने ख़ुद पर्सनली इस्तेमाल किया, एक शीशी पूरी ख़त्म की जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, जिससे मेरी स्किन में बेहतरी आई, जिससे मेरी पूरी बॉडी के जितने आर्गन्स हैं मुझे लगता है वो बहुत फ्रेश हो गए और मुझे एक न्यू फ़िज़ा फ़ील हुई है। तो मुझे तो पर्सनली एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और जिसको मैंने ख़ास तौर पे आज़माया, उसके हर्ब्स वगैरह के बारे में भी पूछा। तो मैं आज आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे पाकिस्तान में, देखने वाली पूरी दुनिया में जो मोटापे का शिकार लोग हैं, आज इस अर्क को लाइव बनाना सीखें और अपने घर में रखें और पिएं। तो ये तबर्रुक है, ये एक तोहफ़ा है मेरी और मेरी टीम की तरफ से और हकीम साहब की तरफ से। आज हमारे पास मौजूद हैं ज़बरदस्त हकीम जिनका नाम है इसहाक सुल्तान साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मगर हम उनसे सबसे पहले जो बात करेंगे, क्योंकि अर्क के लिए मैं चाहूँगी आप लोग कॉल्स भी करें, मेरे प्रोग्राम में शामिल हो
और ये जब हम आपको अर्ग बनाना सिखाएं और कोई आपको ऐसे मोटापे का शिकार लोग हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकें। अच्छा, ये वाला जो अर्ग जो हम आपको सिखाएंगे दुनिया में सब पी सकते हैं, इसकी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई पिएगा तो उसको ये साइड इफेक्ट है, ये बंदे को मना है। हाँ, मगर हामला लोगों को तो आपको पता है वेट लॉस की किसी भी किस्म की रेसिपी जो है वो मना होती है, उसके अलावा सारे लोग पी सकते हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से शुगर के लिए भी बहुत अच्छी कारआमद है। बट हम हकीम साहब से इसके बारे में पूछेंगे। दूसरा हम आज पूछने लगे कि आंवला, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, बचपन से कुछ खाते भी आते हैं लोग और बड़े लोग अचार चटनियाँ बनाते हैं, घर की ग़िज़ा में शामिल रखते हैं। आमला विच इज़ सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता आज से वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और कैसे करना है ये भी बताएंगे। चलिए जी, बात करते हैं हकीम इसहाक सुल्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका एक कारआमद जो नुस्खा है वो तो आज हम शेयर करेंगे मोटापे वाला, मगर उससे पहले हम बात करेंगे आंवला के बेनिफिट्स क्या क्या है, ज़रा देखने वालों को बताएं। जी नहीं, पहले बताइए फिर हम। जी, बेसिकली आंवला जो है ना, अब इसको हम रसायन कहते हैं और इसे हम कायाकल्प भी कहते हैं। रसायन से मुराद ये होती है कि वो दवा जो इमीडिएट आप इफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी को सिर्फ बेनिफिट देती है और उसके रिजल्ट एवर लास्टिंग होते हैं। और कायाकल्प ये होते हैं जो आपकी बॉडी को ही चेंज कर देती है, यानी आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आती है। आपके तमाम सेल्स की न्यूरिशमेंट इतने अच्छे अंदाज में करती है कि आप बहुत लेट जाके बुढ़ापे का शिकार होते हैं। बाकी लोग बहुत जल्दी हो जाए और बहुत लेट जाके बुढ़ापे का असरात आप पर आते हैं आंवला से। यस, और बहुत से लोग आंवले को यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता इसे कब यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और कब तक यूज़ करना है, उसके बारे में इल्म नहीं है। आज हम आपको इसके बारे में इतने तफसील से बताएंगे, फ्रॉम हेड टू टो। नहीं, हमने तो आंवला के बारे में बस ये सुना था कि बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। मगर किन लोगों को और कैसे बालों के लिए भी यूज करना है, तो किन लोगों को जिनको नेचुरल स्किन है या जिनकी ऑयली स्किन है, अच्छा, अब उनको भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जिनको सीबम है सर के अंदर और उसकी से बाल खराब हो रहे हैं, जिनको बालों के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, आयरन डेफिशिएंट हो गया, उनको कैसे यूज करवाएंगे। अच्छा, हमारी अम्मी जो थी ना वो, क्योंकि मैंने शो इस वजह से रखा था क्योंकि आंवला के बारे में मुझे लग रहा था कि लोगों को भी नहीं पता, हो सकता है मेरी भी इतनी नॉलेज ना हो, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। अम्मी मुझे आंवला की चटनी, हम सब भाई बहनों को, घर में मेहमानों को भी आंवला की चटनी बना के खिलाती थी, आंवला का अचार डालती थी, वो खिलाया करती थी। आंवला के जूस हमने बड़े पिए हुए, ठीक है। आंवला को ग्राइंड करके उसको किसी भी फल के साथ वो हमने खाया हुआ है, एलोवेरा के साथ भी खाया हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें हमने की हुई आंवला की। हमने तो आंवला खाया ज़्यादा है। ये ऐसी चीज़ है जैसे आप नमक को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये लाइक दैट आप आंवले को थ्रू द लाइफ यूज करें, इसके बेनिफिट मिलते हैं, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। सर सुना ये शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। नहीं, मेटाबॉलिज्म को बेहतर तो करता है, इंसुलिन बेहतर करता है, बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके इंसुलिन को भी ठीक करेगा। हाँ, अलबत्ता ये चूँकि तिब जो है, मैं हमेशा जब भी आता हूँ एक बात करता हूँ, हमारे अपना पैरामीटर्स हैं, हमारी बीमारियों के अपने। हाँ, जिनको सफरा की जाती है, बलगम की जाती है, उनके ये नहीं शुगर है उसको कंट्रोल ये करेगा। बट जिनको पहले ही एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उनका खुश्की बहुत ज़्यादा है, उनको ये नुकसान देगा, उनको फ़ायदा नहीं करेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके लिए भी टाइप 1 में फ़ायदा करेगा और टाइप 2 में जिनको जिगर की खराबी से आ रहा है जी, तो फिर उनको फायदा करेगा। बट जिनको मैदे की खराबी से और जिनका मैदे में खुश्की और तेजाबियत ऑलरेडी है, उनको ये फायदा नहीं देगा, मगर ये उनके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर सकता है। सर सुना है कि अगर आंवला का इस्तेमाल किया जाए, लगाया जाए और साथ इसको खाया जाए तो बाल जो है किसी भी एज में अगर खा रहे हैं तो वो बाल काले आना शुरू हो जाते हैं। इसकी ये मिथ है या सच्चाई? नहीं, 100% ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक तो आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद है। जब आप इसे लोकली एब्जॉर्ब करते हैं, बालों पे लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो आपके बालों के अंदर जो मेलानिन मादा पैदा हो रहा है वो उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। वही मेलानिन मादा तो आपके बालों में पेनिट्रेट करते हैं, आपके बालों का कलर ब्लैक करता है। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव। जिनको वो बच्चे, वो लोग जिनको बिफोर एज, यानी अब नॉर्मल तो 35 के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हैं, पर जिन लोगों को 25 साल के अंदर, 20 साल के अंदर बाल सफ़ेद हुए, आप उनको ये करें कि आंवला लें, आज का फ्रेश आंवला आ रहा है, आप उसको उसके जूस लें और उसके जूस को अप्लाई कर लें सर के ऊपर। जूस सिंपल उसको कूट के उसका जूस निकालना है आपने, कुछ ऐड नहीं करना आपने। और जूस पी भी सकते हैं, वो जूस पी भी सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे हैं, सर्दी से ज़्यादा मुतासर होते हैं,
मौसम भी सर्दी का जिसके अंदर ये आमला आता है, तो बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे, अभी धूप होगी, देन आप उसे अप्लाई करवाएं और थोड़ी सी देर धूप में बिठा दें, वो ड्राई होगा और वो पे काम करेगा। ऐसा ना हो कि सर्दी भी हो रही है अब से लगाएं और बच्चे को फ्लू हो जाए। उसको टाइम देखें कब देना है, वो एक बार तो रेगुलर यूज करवाएं ना जी आप, देन उसके बाद अल्टरनेट डेज पे चले जाएं। तो बिलीव कि ये कायाकल्प है उनके लिए जिनको गैरता भी बढ़ापा आया, यानी बिफोर द एज उनके बाल सफेद हो गए, ग्रे हो गए, उनको वापस ब्लैक कर देते हैं। अरे वाह, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ आंवला और साथ साथ हम आंवला की कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आपको बनाना सिखाएंगे जो आप घर पे बनाएं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब यहाँ पर हकीम साहब आपको बताएंगे कि आंवला को किस तरीके से आप खा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे हेयर के बारे में बताया, मैं आपको स्किन के बारे में बताता हूँ कि स्किन के बारे में कैसे यूज़ करेंगे। वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, उसमें क्या करना है कि आंवला लेना है आपने और आंवले के अंदर से इसके बीज निकाल लेना है। इसके होगी आप सिंपल इसका ये छिलका लेंगे, यानी इसका पल्प लेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर आपने दही को मिलाना है और इसको आपने पेस्ट जो लगाना है, इससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मगर दोबारा बता दें, ये देखें, ये आपने बताया है कि ये जो आंवला है, ठीक है, इसका क्या लेना है? ये पल्प लेना है आपने। ओके। इसमें गिटक होती है, वो निकाल देनी है आपने। ठीक है, इसको आपने पेस्ट बनाना है। छिलका है इसका, छिलका है ना? जस्ट इसका पल्प है ये गूदा जिसे हम कहते हैं। गूदा, तो ये जो इसके ऊपर का छिलका ये उसके इसके अंदर इसको ग्राइंड कर देंगे। अच्छा, ग्राइंड साथ करना है, सिर्फ इसका वो बीज निकालना है। ठीक है, ओके। और जिन लोगों को ये उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल है, बट जिनकी स्किन ऑयली है, वो इसके अंदर वो दही के इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि दही के अंदर ऑयल होता है, वो फर्दर ऑयल को बढ़ा देगा। जिनकी स्किन ऑयली है वो इस गूदे को अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके या उसके अंदर चावल जो है उसको थोड़ा सा वाटर मिलाएं ताकि वो पेस्ट बन जाए और वो लगाएंगे तो उनके जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इवन के पिंपल जो पस वाले हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या बात बताइए, खाने की भी कोई चीज़ बताएं। अब इसमें वो लोग जिनकी स्किन जो है वो बिल्कुल पीली पीली है, जिनके आंखों नीचे ब्लैक सर्कल बने हुए हैं, खून की कमी है, तो वो आंवले को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके आंवला जो खुश्क लेना है आपने, चूँकि पूरे साल तो मिलता नहीं है आंवला, आपने ये आंवला लेना है, आपने ड्राइड फॉर्म में ये पंसार स्टोर से मिल जाता है। इसके बराबर में आपने कूजा मिश्री डालनी है जो धागे में लगी हुई मिलती है पंसारी से। दोनों को बराबर वेट में आपने ये ले लेना है और उसका पाउडर कीजिएगा और आधी चम्मच सुबह शाम आप पानी के साथ लें। इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून का लेवल बढ़ेगा, एचबी लेवल बढ़ेगा, आपके जो ब्लड वेसल्स का ब्लड का फ्लो पूरा होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके आईज के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इससे। इसके अलावा वो लोग जिनके नाखून स्पेशली पाँव के हाथों का फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए क्या करना है, ये आजकल बड़ा इशू है। आपने यही इसका पल्प लेना है आंवले का, जिससे बताया था, ये पल्प लेना है और इस पल्प के अंदर अगर 2 चम्मच ये है और 1 चम्मच आप इससे प्योर हल्दी का पाउडर मिक्स करना है और पेस्ट बनाना है। अच्छा। और वो आपने नाखून पे लगा देना है। जब वो ड्राई हो जाए आधे घंटे में उसे वॉश कर दीजिएगा। अच्छा। ये तकरीबन 7 दिन यूज करिएगा तो फंगल इन्फेक्शन फॉर एवर ठीक हो जाएगी। और आपके नेल्स, वो लड़कियां जिनके नेल्स बार बार टूट रहे होते हैं, बढ़ते नहीं है, वो लगाएं, उनके नेल्स उनकी जरूरत से ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। और बड़े शाइनी होंगे और बहुत खूबसूरत बनेंगे वो। तो हमने तो सुना था लहसुन से ज्यादा आंवला, यस ये ज्यादा है। इसके अंदर लहसुन आपको न्यूरिश करता है और हल्दी जो है वो इस इन्फेक्शन को क्लियर करती है। एक ऐसा फार्मूलेशन है। और अगर वो लोग, वो खवातीन जिनको वाइट डिस्चार्ज है, इचिंग वाला है, उसके लिए आंवला पाउडर और हल्दी पाउडर मिक्स करके आधी चम्मच सुबह शाम लेंगे, देन उनके लिए वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसको अचार और चटनी में जो हम खा रहे हैं, जी बिल्कुल बहुत अच्छे। चटनी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, खाना खाते हैं और कुछ देर बाद जलन और खट्टे ढिगार आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आंवला बेजाते खुद जो है वो उसमें तुरशी होती है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे कि इसमें कूजा मिश्री बराबर वजन मिक्स कर लेंगे। तो जब कूजा मिश्री बराबर वजन में आपने इसमें मिक्स करेंगे तो फिर उसको एसिडिटी के जो
जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी और रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और फर्दर जिनको डिकार आते हैं, खट्टे डिकार आते हैं, इंडाइजेशन होती है, वो आंवले का पेस्ट बनाएं, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, वो चटनी बन जाएगी और उसे हर रोटी के साथ खाने के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। वो खट्टी डिकारें और इवन कि आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है वो भी उसके खाने से खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो आंवला है इस तरह का, अगर हमने जैसे पुदीने की चटनी बनाई है, क्योंकि मैं भी खा के भी देख रही थी, बचपन से ही मैं खाती आती हूँ, मम्मी तो ऐसे खिला देती थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे पुदीने की चटनी बनी है उसी में ये उठा के आंवला भी साथ ग्राइंड कर दें तो इसकी इफादियत वैसी आ जाएगी पुदीने की चटनी के साथ। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इंडाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको इसमें नमक के साथ वैसे और पुदीना भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर वैसे आप एक घर में वैसे चटनी हमें क्या तो ड्राइड फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हाँ। आपका रेडीमेड हर बार ना बनानी पड़े, हाँ। तो क्या करेंगे, आंवला पाउडर ये लेंगे, यानी इसका अपने साइड में खुशक कर लें, वो आपके पास ये आंवला ये बन जाएगा, आंवला ड्राइड आपकी शक्ल में आ जाएगा। ये हम किसी भी मलमल के कपड़े में धूप में रख दें, उसे जी इसे धूप में रख दें तो ये खुश्क होके आप इसका पाउडर कर लीजिए। अच्छा। इसके अंदर आपने 1 चम्मच ये है, आधी चम्मच काली मिर्च डालनी है, आधी चम्मच आपने इसमें जीरा डालना है और इसके अंदर 1 चम्मच आपने कूजा मिश्री ऐड कर लेनी है। तो ये आपका एक पाउडर तैयार हो गया है। अब ये मैदे की वो अमराज में खाना हजम नहीं हो रहा, खट्टे डिकार आ रहे हैं, मुंह से स्मेल आपको आती जा रही है, खाना खाते हैं पेट में गैस हो जाती है, तो बेहतरीन है आप इसको आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए खाने के बाद, तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो। आपको मुझे हर बार चटनी तैयार करने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी चाहते हैं चटनी तैयार करना, इसी पाउडर को जो है वो आप थोड़े से दही के अंदर मिक्स करें, आपकी चटनी तैयार हो जाती है। आप इस चटनी के तौर पे जैसे वो रायता करें इस तरह से इसी के पाउडर को डाल दें, इसी पाउडर को डाल दें। अच्छा। अब जिन लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, हाँ। आजकल बहुत ज्यादा इशू है, हाँ। और वो बेचारे बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, नहीं ठीक भी होते तो सारी बीमारियों की जड़ होती है, वो बॉडी में डिटॉक्स भी सारे वो गंदा मवाद अंदर रुकता है और बीमारियां पैदा करता है। तो उसके लिए तिब का कमाल का नुस्खा जिसे हम कहते हैं त्रिफला। अच्छा। बड़ा मशहूर नाम है त्रिफला, 3 फ्रूट्स, अच्छा। 3 फल। पहला फल कौन सा है, आंवला। अच्छा। दूसरा फल कौन सा है, ये बहेड़ा। इसके अंदर ये गिटक होती है, ये आपने निकाल देनी है और इसका ये छिलका सिर्फ लेना है आपने। आंवले का पाउडर, बहेड़े का पाउडर, और तीसरी चीज इसके अंदर जो आ रही है वो है हरीड़ या हरड़ कहते हैं, इसे सब्ज हरड़ भी कहते हैं। इसके अंदर भी ये गिटक होती है, ये भी आपने निकाल देनी है और सिर्फ इसका ये छिलका आपने इस्तेमाल करना है, ये वाला। अच्छा। इसका ये करना है आपने, गिटक बिल्कुल फेंक देनी है, आपके काम की नहीं है। तीनों चीजों को आपने पाउडर किया, मिक्स करके रख लिया। 1 चम्मच चाय वाला रात को आपका नीम गर्म पानी से लें, सुबह बगैर किसी तकलीफ की आपकी जो है वाजाबत हो जाएगी, तमाम स्टूल पास हो जाएगा और फिर आप इसका एडिक्ट नहीं होते। वाह। आप इसे यूज करें, ये फायदा ही देता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ आपका जो बेली फैट है वो खत्म होती है, पेट जो बड़ा होता है, यस यस, अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर करता है। आपने दोबारा नाम ले लें, आंवला। जी मैंने बताया आंवला, ये देखिए आंवला खुश्क है हमारे पास। ये उसके बाद हमारे पास हरीड़ है, जिसे हम हरड़ भी कहते हैं, हरड़ सब्ज कहते हैं। और ये हमारे पास आम जो है वो जिसे बहेड़ा है। ये 3 चीजों का छिलका ही लेना है, इनके बीज नहीं लेने, इनकी गिट्टें नहीं लेनी। इनको फाइन पाउडर करें, बराबर वजन मिक्स करें और चाय वाली 1 चम्मच रोज रात रोज लें। और आप देखें 15 दिन के अंदर आपका वेट भी कम, आपकी पेट की गैस भी खत्म और आपके जो लव हैंडल्स हैं वहां से फैट्स खत्म और आपकी खूबसूरत शेप बन जाती है बॉडी। अच्छा जी, अब ये आंवले की तो अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स बताना शुरू हो जाएं तो हिकमत में तो इसके इतने फ़ायदे हैं जिसको आमतौर पे लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, किसी के घर में मिलता ही नहीं है, ना पाया जाता है। तो आज हमने आपको बता दिया कि अचार की सूरत में हो, चटनी की सूरत में हो, रायते की सूरत में हो, पाउडर फॉर्म बना के आप अपने घर पर रख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसको फेस पे लगाइए, इसको सर पे लगाइए, इसको खाइए। ये हर किस्म से आपको रिच ऑफ विटामिन सी जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। और इवन विटामिन ए है जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही कमाल है। अच्छा। जिन लोगों की आंखों की नजर कमजोर है वो आंवला और कूजा मिश्री बराबर वजन मिला के रखें और खाएं, उनकी ऐनक भी उतर जाती है और उनकी नजर कमजोर होती ही नहीं है। अच्छा, ये भी सच है, ये मिथ नहीं है। 100% इसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है और विटामिन ए तो सर अगर कोई लेट इस्तेमाल करता है जिसकी बिनाई कमजोर हो चुकी है और वो तो भी इसे फायदा देगा। अच्छा। तो ये बेसिकली इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होते हैं आंख के अंदर, जो रतुबात की ज्यादा से प्रेशर बढ़ जाता है वो उसको ड्रेन कर देता है और आंख की नजर ठीक हो जाती है। इसकी तिब एक साइंस है, हिट एंड ट्रायल मेथड पे ये काम नहीं करती,
इसके एक अपना असूल है, मैं उस असूल के ऊपर बात करूंगा। क्यों इस्तेमाल करवाया? एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्सॉर्ब मैंने करवा दिया, वहां पे प्रेशर खत्म हुआ और आपकी बनाई नॉर्मल और तेज हो गई रोशनी। जबरदस्त। अच्छा, अब हम आने लगे हैं उस अर्क की तरफ जिस अर्क की मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ, पिछले हफ्ते से तारीफ कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये लाइव बनाना सिखाएंगे। ये वो अर्क है कि जो आप अपने घर में रखें और जितने भी मोटे लोग हैं, जो भी जिनको बेली प्रॉब्लम है और मोटापे का शिकार हैं, और कुछ मेरी बहनें जो अच्छे कपड़े पहन नहीं पा रही हैं, अब शॉपिंग जो है वो करके रख लिया, वो उनको पूरी नहीं होती है उन कपड़ों के साइज़ के हिसाब से, शी कैन नॉट वेयर दैट क्लोथ्स, तो अब वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। जो अर्क है हम आपको लाइव बनाना सिखा रहे हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, इसके कोई नुकसानदेह नहीं है। ये घर में हर कोई बना के अपने रख ले और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करे। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जैसे आम अब बाज़ारों में जो वेट लॉस की ग्रीन टी मिलती है, उससे पेट में जो गंदे क्रैम्स होते हैं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, उठा नहीं जाता, लथार्जिक होते हैं और फिर बहुत तकलीफ से आपको 2-2, 3-3 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट वन टाइम आपको बहुत सॉफ्ट सा सिर्फ फील कराएगी कि आपने वॉशरूम जाना है, एंड देन आप वॉशरूम जाएंगे, गंदे क्रैम्स कुछ नहीं होते, एंड देन आप वॉशरूम जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि यार मैं तो दुनिया में सब कुछ खा पी सकता हूँ। पेट साफ नहीं होगा ना, वो स्टॉक होता रहेगा तो मोटापा बनता रहेगा। ये भी बात है ना जी। आए जी, शुरू हो जाए, बताएं फिर। ये नाज़रीन, मैं ये कहूँ कि ये फिज़ा अली का आपसे मोहब्बत है, प्यार है कि इन्होंने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि ये फार्मूला आपने हमें जरूर बताते हैं ताकि मेरा पूरा पाकिस्तान स्लिम हो जाए। लेकिन मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे फर्क पड़ा, तो मैंने कहा दुनिया को बताऊं। इन्हीं ऑर्डर के ऊपर मैं कहूँगा कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन इसको तैयार कीजिए और वेरी इफेक्टिव होगा। इसके 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम अरक निकालते हैं। अच्छा। पहला उसके अंदर है जी ये अजवैन, देसी हम इसे कहते हैं, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। अच्छा। दूसरे नंबर पर ये सौंफ है, ये आपने लेना है, साफ वाला, पुराना नहीं लेना, ये ऐसे ग्रीनिश कलर है, ऐसे लेंगे सौंफ। ठीक है। तीसरे नंबर पर ये है बरगे सदाब, ये आपको पंसारी से इसी नाम पे मिलेगा, आप इसे नोट करते जाइए। बरगे सदाब, सीन दाल अलिफ बे, सदाब, बरगे सदाब। और चौथी चीज है बरगे मर्जनजोश, मर्जनजोश, ये भी पंसारी से इसी नाम पे आपको मिलेगा। और इसके नेक्स्ट है आपके पास ये दारचीनी है। जैसे अब लोग वेट लॉस होता है, कुछ लोगों के मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, तो ये उसको मसल्स को टोन अप करता है, वेट भी कम होता है और लेडीज को टांगों में, टांग पिंडलियों में दर्द और खिंचाव नहीं होता। अक्सर लोग डाइटिंग पर कर लें, वेट कम करते हैं, पर बॉडी पेन स्टार्ट होती है, ये उसको नहीं होने देता, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है इसको। वाह वाह। और नेक्स्ट चीज इसके अंदर है, आप लोग इससे वाकिफ हैं, ये है जीरा सफेद, ये भी आपने लेना है। इस तरह ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये 6 चीजें आपने ली। आपने लिया इसको 200 ग्राम चीजें ली, ये 1200 ग्राम बन गया। आपने इसके अंदर 12 लीटर पानी रात को डाल के भिगो के रख देना है। सर दोबारा, ये सारी चीजें ली, फिर क्या किया? हमने सारी चीजें 200 ग्राम लेनी है। ठीक है। रात को हमने इससे स्टील के बर्तन में 12 लीटर पानी डाल के, यानी इनको 1:10 रेशियो से करना है। अच्छा। अगर 1 किलो ये है तो 10 लीटर हमने पानी डालना है। चूंकि ये 1200 ग्राम है, हमने 12 लीटर इसमें पानी डाल देना है, रात को भिगो के रख देना है। सुबह के टाइम हमने क्या करना है कि इसको अरक निकालना है। अब ये मेरी मजबूरी है कि आप लोगों पर अगर अरक प्लांट नहीं है तो माजरा करूंगा, लेकिन इसका अरक ही इसका बेनिफिट देता है, और वो भी कितना, 12 लीटर में से हार्डली 5 लीटर अरक निकालेंगे, क्योंकि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जितने भी हैं वो 5 लीटर में फर्स्ट में आ जाते हैं, बाकी सब फो के नीचे बैठा उसको जाया कर देना है आपने। अच्छा। आपके पास 750 ml की ये बॉटल मिलेगी मार्केट से, खाली लेनी है, उसमें अरक डालना है, और उसके अंदर ये एक पाउडर है जो लग्जेटिव के तौर पे काम करता है, हमारी तिब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम साल्ट। अच्छा। इसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं, और पंसारी से आपको मैग्नीशिया साल्ट के नाम पे मिलेगा। अच्छा। यानी मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली इसका नाम है इसका, और इसको एप्सम साल्ट भी कहते हैं, लेकिन पंसारी इसको मैग्नीशिया साल्ट कहते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के कमाल की मेडिसिन है तिब के अंदर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये लग्जेटिव है, ये चीजें फ्लश कर देती है। जी फ्लश करेंगी आपकी बॉडी से, और जब आप इस करेंगे तो इस कलर का ये इसमें डिजॉल्व हो गया, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, ये साल्ट बिल्कुल लाइक वाटर, सब कुछ ऐसे है। थोड़ा सा टेस्ट इसका हल्का सा कड़वा होता है, मैं पी के दिखाती हूँ, हल्का सा कड़वा है। हाँ, मैंने तो क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे बस इतना सा रह गया, पूरी शीशी मेरी वो हो गई है। पहले आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करना है, ठीक है, और इसकी
हल्की सी स्मेल भी होती है कड़वी वाली, वो मगर कोई बुरा नहीं लगता। वो अद्वियात और अर्कियात मैं हैं। तो इतना पीती हूँ उसको जी ठीक है ना। एक कप भी पी सकते हैं पूरा। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने इस्तेमाल किया। मैं किसी भी चीज़ के लिए ना, मुझे लगता है कि मशवरा जो अल्लाह की अमानत है, ये मैंने इस्तेमाल किया है और मेरा जो है ना लिटरली वज़न कम हुआ है। जी सिर्फ 2 माह के अंदर 15 kg 15 kg वेट कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़हन में रखिए, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं थोड़ी सी वॉक कीजिए आधा घंटा। आप इसके साथ मीठा बंद कर देंगे, नो स्वीट्स एट ऑल। इसके साथ आपने पराठे वराठे नहीं खाते, नहीं, चिकनाइयाँ कम कर दीजिए और कार्ब को कम कीजिए, चावल और रोटी कम कीजिए। और मैंने आप ये कहें सब कुछ खाया है, मगर ये अर्क पीने के साथ साथ मेरा वेट फिर भी कम हुआ है। एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा तोहफा है ये तो भाई। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन देखें, पूरे पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, पहले तो ये दुआ है कि जो भी अगर बीमार हैं या कोई ऐसे किसी चीज़ से मुतासिर हैं, अगर शुगर है उनको, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई डिज़ीज़ है, कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं किसी भी किस्म से, तो उनके लिए तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, पूरी जायदाद, पूरे पैसे आप हर चीज़ लगा दें और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो वो उस जायदाद का कोई कख काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहली नेमत जो है सेहत है और सेहत सबसे पहले मांगनी चाहिए। अगर आप बिस्तर पे पड़ जाएं तो आप किसी के काम के नहीं है, आप बिल्कुल लवारसों की तरह अकेले बिस्तर में पड़े रहेंगे और आप सबके जो है ना एहसान तले होंगे कि कोई मुझे पानी पिला दे, मुझे कोई खाना खिला दे, बल्कि हर एक के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि सेहत सबको नसीब हो। आज हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया जो शुगर को लेके परेशान है, अगर शुगर हो जाती है, किसी को इनहेरिटेड होती है या किसी को मोटापे की वजह से होती है, कोई भी ऐसे इशूज़ जिनको शुगर हो जाती है, उनको सारी ज़िंदगी जो है ना बस अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना पड़ता है, उनको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि शुगर की वजह से जिस्म में बहुत सीवियर बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो जन्म ले लेती हैं अगर शुगर कंट्रोल पे ना हो। तो आज हमारे पास जो स्टोरी है उसमें ये चेंज है कि वो जो साहब हैं उनको 18 साल से शुगर थी, 18 साल से यार, और उन्होंने अपने 18 साल की शुगर के बाद अपनी शुगर को रिवर्स कर दिया। अब वो कैसे किया, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास मौजूद हैं अशरफ चौधरी साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और इन्हीं की शुगर की बात कर रहे हैं जो कि 18 साल से इनको थी, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर कैसर फारूक जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है फ़ाखर आतिफ जो कि डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं अशरफ चौधरी साहब आपसे शुरू करूँगी, आपकी कहानी आपकी ज़बानी ज़रा सुनाइए कि 18 साल की शुगर रिवर्स कैसे हो गई। मुझे 2004 में शुगर हुई। उस वक्त मैं काफ़ी यंग था। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड, न्यूली मैरिड। इस्लामाबाद में मैं पीसी मैरियट चेन्स के साथ काम करता था। तो होता क्या है कि मेरे ना लेफ़्ट साइड पे कुछ पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी चेस्ट में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरा ECG किया। उन्होंने कहा ये आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एहतियातन ये को 2-4 टेस्ट करवा लें। वो जब टेस्ट करवाए तो मेरी जो शुगर थी वो कुछ 7वें आसमान पे पहुंची हुई थी। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था और पता नहीं कब से चल रही होगी। अगले दिन मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ मैंने कब तक खानी है। कहने लगे ये तो भाई सारी ज़िंदगी का रोग है, सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है। बट इट वाज वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर मी कि मुझे कौन सी उम्र कैद हो गई है। और आजकल ना डायबिटीज़ हर चौथे पाँचवें बंदे को, बट आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले बड़े थोड़े लोगों को थी। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, बट प्रॉब्लम ये था कि ये दवाइयाँ ना एक जगह पे रुकती नहीं है। 2 साल के बाद वो दवाई मेरी डबल होगी, 3-4 साल के बाद एक दवाई और ऐड होगी, 5-6 साल के बाद 2 की जगह 3 ऐड हो गई। ठीक है, 18 साल में फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 18 साल हो गए और जितनी भी दवाइयाँ अभी तक ईजाद हुई हैं शुगर की, मैं अभी इंसुलिन पे नहीं गया था, मुझे इंसुलिन पे भी डॉक्टर एक लगाने लगे थे बट मैं बच गया। मैं दवाइयाँ जितनी भी ईजाद हुई हैं सारी मैंने खाई। 18 साल गुजर गए, 2022 आता है तो नए साल की जो रेजोल्यूशन होती हैं, नए साल की रेजोल्यूशन में मैंने रेजोल्यूशन ये पास की कि इस साल ना शुगर नहीं है बस। ठीक है, मैंने अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज करना है, मैं इतना पढ़ूँगा,
मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं ऑथर भी हूँ, आपको मैंने अभी बुक दी है। मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया के उन अजीम दिमागों तक पहुँच गया जो डायबिटीज़ की रिवर्सल पे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग, उसकी किताब है द डायबिटीज़ कोड के नाम से। उसको मैंने जब पढ़ा मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। फिर उस तरह के और कई ऑथर्स मैंने पढ़े। मैंने को 45 डेज़ में को 5-6 ऑथर्स मैंने पढ़ लिए। 15 फरवरी 2022 को मैं पुराने वाला अशरफ चौधरी दफन कर देता हूँ, एक नया अशरफ चौधरी जन्म लेता है। मैं अपना सर आपकी शुगर रहती किस मेरी उस वक्त शुगर 3-4 दवाइयों के साथ मेरा HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है कोई 7 और 8 के दरमियान होता था, जिसको वैसे डॉक्टर गुड कंट्रोल कहते हैं, बट वो गुड कंट्रोल सर डॉक्टर की नज़र में होता है, आपको सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। 18 साल तक अगर किसी बंदे का HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट अगर 7 से ऊपर रहता है, उसकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है, और न्यूरोपैथी फिर ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है। अगर आप ठीक है, मेरी न्यूरोपैथी स्टार्ट होने लगी थी। अच्छा, मैंने जब डिसाइड किया ना कि मैंने शुगर को रिवर्स करना है, 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। 15 फरवरी 2022 को मैंने आज नाश्ता डिफरेंट किया, दवाइयाँ मैंने पूरी खाई, दवाई नहीं मैंने छोड़ी अभी। 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। हाइपो का मतलब यह है कि मेरी शुगर ही ड्रॉप कर गई, मुझे शुगर खानी पड़ी उसको। शाम को मैंने दवाई अपनी आधी कर दी। 16 फरवरी को आधी सुबह दवाई खाई, आधी शाम को खाई, दोनों दफ़ा मुझे हाइपो की फीलिंग आई। 17 को मैंने आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 फरवरी 2022 यानी विद इन 3 डेज़ आई क्विट माई मेडिसिन और मैं सारी फेंकी। अच्छा, अब मुझे लगे कि तुक्का लग गया। जो मेरी रीडिंग्स 4-4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी, वो मेरी रीडिंग्स ठीक है। अच्छा, इसमें कोई हेयर से या कोई अजम्पशन तो है नहीं ना, आपने कुछ खाया शुगर चेक करें। आपका कहने का मतलब ये कि 3 दिन के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल डाउन हो गई। 18 साल वाली पुरानी शुगर मेरी वो नॉर्मल रीडिंग्स आनी शुरू होगी जो दवाइयों के साथ नहीं आती थी। रियली? मतलब आप देखें ना ग्लूकोमीटर, तो आप आधी गोलियाँ, ये तो आपने बताया कि आपने उस वक्त 3 दिन गोलियाँ नहीं छोड़ी, दवाइयाँ कर रहे थे, मगर आपने ऐसा क्या खाया अपनी लाइफस्टाइल में, ऐसा क्या चेंज किया? वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स मेरी 3 दिनों में दवाई बंद होगी, अब मुझे सेल्फ डिनाइल में भी था, सेल्फ वो डिसबिलीफ में भी था कि यार तुक्का तो नहीं लग गया। मैं 1 महीने तक अपनी शुगर चेक करता रहा, डिफरेंट लैब्स में जाके चेक की, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। घर पे भी फास्टिंग वगैरह? घर पे भी फास्टिंग रैंडम, 2 घंटे बाद जो भी खाया शुगर चेक की, तजर्बे अपने आप पे किए। अब मेरे लिए अब 2 रास्ते थे कि यार देखें, एक तो ये मुझे राज का पता चल गया जिसमें ना 7 पर्दे डाले हुए थे, वो मुझे पता चल गया। ये मैं किसी को ना बताऊं, पुराने हकीमों की तरह कब्र में चला जाऊं, अपना नुस्खा किसी को ना बताऊं। नहीं, मशवरा तो अल्लाह की अमानत है। ठीक है, मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि यार मैं ना पूरे पाकिस्तान को शुगर फ्री करूंगा। अरे वाह! अब मेरी मजबूरी है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैं MBA। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रेज की। मैंने डॉक्टर्स को उनसे बात की, यार देखो मैंने ये कर लिया, मुझे वैलिडेट करो कि ये मैं ये खाता हूँ, ये रीडिंग आती है, दवाइयाँ मेरी छूट गई। जिसमें से डॉक्टर कैसर साहब आ गए, डॉक्टर महबूब साहब जिन्होंने आना था, बट उनकी आज एमरजेंसी लग गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट की टीम में मिस फाकरा वो आ गई, इनके साथ कुछ 6 न्यूट्रिशनिस्ट और हैं। तो हमने, चूँकि मैं मीडिया का बंदा हूँ, सोशल मीडिया का बंदा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हमने फिर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कोई पिछले 32 महीनों से कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ये जो कहते हैं ना कि जी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी हैं, मैं सिर्फ एक स्टोरी नहीं हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर मुझे कोई जुलूस निकालना पड़े ना, मेरी तरह के बंदे जिनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, मेरी वीडियोस देख देख के, वो पूरा जुलूस निकल सकता है। अब ये जितना बड़ा हॉल है ये भर सकता है। अब लेकिन दवाइयाँ छोड़ना, स्टोरी तो आपकी समझ आ गई है, ठीक है अशरफ चौधरी साहब, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, मगर इसके एक छोटी सी ब्रेक के बाद ना आपसे कुछ सवाल करना है ताकि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे शो देख के उनको कोई फ़ायदा हो। कॉल भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं, डाइटिशियन भी है, और अशरफ चौधरी साहब भी हैं जो बता रहे हैं कि उनकी शुगर जब रिवर्स हो सकती है तो फिर किसी की भी रिवर्स हो सकती है। बट ये है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, ये ब्रेक के बाद बताते हैं। ओह माय गॉड नाज़रीन, ज़बरदस्त। अभी ब्रेक पे भी मैं कुछ चीज़ें पूछ रही थी तो मैं तो हिल गई हूँ। ये
ये वाला जो सेगमेंट अभी हम कर रहे हैं, ये आप अपने जितने भी जानने वाले जो लोग ऐसे जो शुगर के पेशेंट हैं या जो नहीं भी हैं, ये आप रील उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया से उठा के। ये सब के लिए जो मैं कहूँगी कि तबरुक है, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अभी भी मुझे यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो कुछ एक ऐसा टेस्ट है हमारी बॉडी का जो हम सबको मोस्टली करा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इंडिकेट कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, इशारा होता है कि आपको शुगर होने वाली है। तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पूछते हैं। डॉक्टर कैसर फारूक हमारे साथ मौजूद है। ये जी बताइएगा वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको कराने से आपको ये हिंट इंडिकेट हो जाता है कि आपको शुगर होने वाली है? मैडम पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं और कौन सी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। शुगर के 2 किस्में हैं, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती ऐसे ही है। है। टाइप 1 होती है स्पेशली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होती है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी का मुराद ये है कि आपका जो लबलबा है पैंक्रियाज वो इंसुलिन नहीं बना रहा और आपने बाहर से इंसुलिन लगानी है और उसको कंट्रोल करना है। राइट। उसमें आप डाइट से और लाइफस्टाइल से उसको कमी कर सकते हैं इंसुलिन के यूनिट्स को, लेकिन इंसुलिन लाइफ टाइम चलनी है। ठीक। दूसरे नंबर पे आ जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, 90% लोगों को, जो हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का मुब्तला है, हर घर में 2 से 3 लोग डायबिटीज़ में मुब्तला है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है। इंसुलिन की मुज़ाहमत इस तरह होती है, जब भी आप जिस्म में ग्लूकोज या शुगर डालते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का काम है कि उसने खुलियों तक शुगर को पहुंचाना है। तो एक टाइम आता है हमारे खुलिये शुगर से भर जाते हैं, तो वो जवाब दे देते हैं इंसुलिन को कि मज़ीद हमने आगे शुगर नहीं लेनी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन और ज़्यादा जिस्म में बनती है। इंसुलिन की इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ 6-7 बीमारियां जो मजमुआ है, यानी कि जिसको शुगर होती है उसके साथ और 2-3 बीमारियां क्यों लग जाती हैं, इसकी वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें डायबिटीज़ का होना, मोटापे का होना, इसके साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यूरिक एसिड होना, कोलेस्ट्रोल के लेवल्स बढ़ जाने और इसके साथ फैटी लिवर का हो जाना, वो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ, और फैटी लिवर का हो जाना, और ख़वातीन में PCOS का प्रॉब्लम होना, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सारे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। टेस्ट कौन कौन से हैं? अच्छा, टेस्ट जो आपने करवाने हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, जो आपका इंडिकेटर है, तो फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवा लें। आप 8 से 10 घंटे के अपने पीरियड से अपने शुगर चेक करें मीटर से, तो आपको पता चल जाएगा आप शुगर लेवल कितने हैं। सेकेंडली आप खाने के 2 घंटे बाद चेक कर लें, और जो 3 माह का टेस्ट होता है उसे हम HbA1c कहते हैं। अच्छा। ये 3 माह की आपकी एवरेज शुगर बताता है कि आपके लेवल्स कितने हैं। अगर आपका 6.4 से ज़्यादा लेवल्स हैं, 6.5 इससे यानी कि ज़्यादा है आपका, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। और 6.4 से नीचे और 5.7 के दरमियान वाला लेवल है तो वो प्री डायबिटीज़ है, शुगर हुई नहीं है, हो सकती है। और जो एक टेस्ट होता है जो इंसुलिन मुज़ाहमत को बताता है, वैसे तो फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट वैसे भी करवाया जा सकता है कि आपके लेवल में इंसुलिन के लेवल कितने हैं बॉडी में, कि इंसुलिन ज़्यादा तो नहीं बन रही बॉडी में, वो इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन आप किसी भी लैब से फास्टिंग में करवा लें। दूसरा जो कोलेस्ट्रोल का टेस्ट होता है, जिसे हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड है, जो बैड कोलेस्ट्रोल है, और HDL है, जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें HDL से, तो अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है, और इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो ये जो मैंने कुछ बीमारियां गिनवाई हैं ये सारी आपके अंदर हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगी, मगर एक कॉलर मेरे साथ है, इरफान साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इरफान साहब, क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है। एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद है। जी, इत्तेफाक से मैं ये प्रोग्राम देख रहा था, और चूंकि मैं खुद अभी डिनाइल फेज में हूँ, मुझे 5 साल से मैं ग्लूकोफेज यूज कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, और मैं अभी तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जी मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डायबिटिक नहीं थे। ठीक है, और ये कहते हैं ना कि मतलब जेनेटिक डिजीज है, जीन्स के साथ आती है। लेकिन थोड़ा सा लाइफ, जी मैं ये कह रहा था कि आपका ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि रिवर्सल की, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ कराची में, उन्होंने भी HbA1c जो है 10.2 से 5.7 पे लेकर आए हैं, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से। तो मैं चाह रहा था कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को शुगर फ्री बनाना है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऑफर माय सर्विसेज कि अगर मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहूँ, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहूँ, क्या तो दे कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। ठीक है, एक न्यूज़ की ब्रेक है। न्यूज़ की ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल का जवाब देते हैं। इरफान साहब, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। इरफान साहब की कराची से कॉल थी, मैं चाहूँगी पहले उसके ऊपर बात कर लें, फिर जी इरफान साहब के एक सवाल है कि वो डिनाइल मोड में
आप डिनाइल मोड में हैं लेकिन डायबिटीज़ डिनाइल मोड में नहीं है। अगर आप ग्लूकोफेज ले रहे हैं और आपकी शुगर लेवल हो सकता है अभी कंट्रोल हो, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो यही ग्लूकोफेज कम पड़ जाएगी, फिर आपकी मेडिसिन भी बढ़ेगी और शुगर की खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने का खदशा होगा। और इसमें आपको अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लेते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि उनके किसी जानने वाले ने अपने 10.5 से 5.5 पे अब HbA1c ले आए हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से ले आए हैं। तो इरफान साहब जैसे और कई पेशेंट्स होंगे जो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि शायद कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए या उनकी बीमारी आप लोग के पास तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, जैसे उनमें एक मौलाना तारिक जमील साहब भी जो हैं, उनकी शुगर का भी जो है वो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल तो ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े नाम भी होंगे जिनकी शुगर का आप लोग जो है देख रहे हैं सिस्टम। अच्छा, डाइट के बारे में पूछूंगी फाखरा, ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, बताइए कि ऐसी कौन सी डाइट जो है वो चेंज करनी है, कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, कौन सी चीज़ खानी है जिससे हमारी शुगर जो है इस तरह से बैलेंस हो? जी देखें, जिस तरह ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने समझनी है कि शुगर दवाई बीमारी नहीं है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। इसमें ग़िज़ा का रोल है, आपकी खुराक का रोल है, दवाइयों का रोल नहीं है। अच्छा, अब शुगर को रिवर्स करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारा है नो GPS फार्मूला। नो GPS फार्मूला का यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो G फॉर ग्रेन्स, ग्रेन्स में हर तरह के अनाज आ जाते हैं, जिसमें अनाज में अब क्या क्या शामिल है, रोटी, चावल, हर दूसरी किस्म के अनाज जो है, मकई, जवार, बाजरा, जौ, ये सब जो है ये अनाज में शामिल हैं। इनमें क्या होता है, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। पीछे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको सादा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये सिर्फ शुगर होती है, मीठी चीनी होती है। तो इसको जब खाते हैं तो उससे शुगर फौरी तौर पे आपकी बॉडी में जाके बढ़ती है, जिससे शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं फौरी तौर पे। एक तो अगर शुगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में से ग्रेन्स को निकालना होगा, हर तरह के जो मैंने ग्रेन्स बताए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है नो GPS में P फॉर पोटैटोज़, हर तरह के आलू। अब इसमें हर सब्ज़ी में हमारे घरों में आलू डलते हैं, एक आलू निकालने हैं। उसके अलावा जो फ्राइज़, रोज़ घरों में फ़्राइज़ बनते हैं, बच्चों को फ़्राइज़ मिलते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड पोटैटोज़ होते हैं, पैकेट्स फूड्स होते हैं, उन सब में जिनमें पोटैटोज़ होते हैं उनको आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एस फॉर शुगर्स। शुगर्स में हर तरह का मीठा है, सिर्फ इसमें सफ़ेद चीनी नहीं है, इसमें गुड़, शहद, शक्कर, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। अगर देसी शहद है तब भी, देसी शहद भी, बिल्कुल देसी गुड़ है तब भी, बिल्कुल ऐसा ही है। शहद में क्या होता है, शहद में फ्रुक्टोज होती है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये फौरी तौर पे जाके आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक करती है, उसके अलावा फैटी लीवर करती है, जिससे आपके शुगर लेवल्स जो होते हैं वो फौरी तौर पे बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऐसे हैं, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो जब आप खाते हैं तो उससे आपकी जो मीठा तो आपकी ज़बान पर चला जाता है ना, आपके जो ब्रेन होता है उसको मैसेज पहुँच गया कि मीठा आ गया है, इंसुलिन रिलीज़ कर दो। तो जब वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है। तो बेसिकली ये फार्मूला है नो GPS फार्मूला। आपने ये डाइट फॉलो करनी है जिसमें से अपनी ज़िंदगी में से ये तीन चीज़ें निकाल देनी है। आपने ग्रेन्स निकाल देने हैं, आलू निकाल देने हैं, उसके अलावा हर तरह का मीठा निकाल देना है। ये कॉल शामिल करते हैं, फिर मैं इसकी ज़रा डिटेल और पूछूंगी आपसे, ताकि लोग अपनी चीज़ों में, अपनी ग़िज़ाओं में इन चीज़ों को शामिल करें जिनको निकालना उनको पता हो। सबा है मेरे पास, उनसे बात करेंगे, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सबा, क्या पूछना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अभी कुछ अर्सा पहले ही शुगर डायग्नोज हुई है, लेकिन टाइप 2 डायग्नोज हुई है। टाइप 2, ठीक है। तो ऐसा उनके लिए हम क्या करें कि उनकी एक तो शुगर रिवर्स हो जाए और ताकि लाइफस्टाइल भी उनका एक्टिव हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप लोगों का टॉपिक है शुगर रिवर्स होने का, तो शुगर रिवर्स से क्या यही मीनिंग होगा कि वो वापस जैसे पहले से हम खाते पीते हैं, मीठा भी ले लेते हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का जंक फूड भी ले लेते हैं, तो उससे मीनिंग ये है कि उनका रिवर्स इस तरह से होगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा पहले, क्योंकि आपकी रिवर्स हुई है तो सबा का जवाब। शुगर रिवर्सल का पहले मैं डेफिनेशन बता दूं जी। दवाइयों के बगैर अगर आपकी रीडिंग्स, शुगर की रीडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं तो ये ग्लोबल डेफिनेशन है रिवर्सल की। ठीक। देखें, इंसुलिन के साथ भी नॉर्मल आती है, दवाइयों के साथ भी नॉर्मल आती है। अगर बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के टाइप 2 अगर शुगर आपकी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, आपका HbA1c 6 से नीचे आ गया, आपका फास्टिंग जो है 100 से नीचे आ गई, रैंडम आपके 140 से नीचे आ गई, तो ये परफेक्ट लेवल है। इसी को रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, रिवर्सल पॉपुलर टर्म है, रिमिशन जो है वो मेडिकल टर्म है। तो रिवर्सल रिमिशन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इनकी बात थी कि क्या जब नॉर्मल हो जाए तो हम वो सारी चीज़ें जो बद परहेज़ जो खा रहे थे, ऐसा है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, आपने उससे दूर रहेंगे तो एलर्जी से दूर रहेंगे। अगर
आप उसके करीब जाएंगे तो एलर्जी दोबारा होनी सिंपल शुरू है इसके, अगर कोई मच्छर हमें काट रहा है, हमें हाँ। पता है ये मच्छर है, इसके पास जाएंगे काटेगा, जहाँ पे ज्यादा मच्छर है वहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। वहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो आप अपनी देखें हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। इस वक्त जो आटा है ना, आटा ये बुनियादी तौर पे ये वो गंदम है ही नहीं जो मेरे दादा ने खाई थी, आपके दादा ने खाई थी, ये वो गंदम ही नहीं रही। सर एक और मैसेज मुझे मोबाइल पे भी अब आना शुरू हो गया, लोग लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिवर्स हुई है आपकी शुगर, क्या ये सारी ज़िंदगी के लिए अब बैलेंस है, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई चीज़, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर से आपने इस बारे में तस्दीक की है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये सवाल है, ठीक है, मगर इसके अलावा हम एक कॉल भी शामिल कर लें पहले प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? काशिफ है। काशिफ बात कर रहा हूँ जी काशिफ, मुल्तान से, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये बता रही थी कि न्यूट्रिशनिस्ट के आपने जीपीएस के ऊपर अमल करना है, पोटैटो, ग्रेन्स और शुगर फ्री, तो व्हाट वी शुड हैव टू ईट? गुड, ठीक है, पहले आप जवाब दे दीजिएगा कि अगर ये सब कुछ नहीं खाना तो क्या खाना है हमने? अच्छा, अब ऐसा है कि ये 3 चीज़ें आपने निकाल दी हैं, अब खाना क्या है? हमने निकाले हैं इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा वो टाइम लगता है हजम होने में, बॉडी थोड़ा टाइम लेती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शुगर रिलीज़ करती है, तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम बढ़ते नहीं हैं। उनमें हमारे पास सब्जियां आ जाती हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हर तरह की आप सब्जी खा सकते हैं, आलू के नाम अलावा बताइए साथ साथ। सारी सारी सब्जियां, सारी सब्जियों में सब्जियां मतलब सिर्फ अरवी और आलू, ये अरवी, दो आलू सब्जी- छोड़ना। हाँ जी, इसके अलावा सब सब्जियां आप खा सकते हैं, उसको सलाद की सूरत में खाएं। हर खाने से पहले सलाद बाउल भर के लें, सलाद की सूरत में खाएं, पका के खाएं, बॉईल करके खाएं, जिस तरह पसंद है उस तरह खाएं। अच्छा, इसमें पालक वालक भी? जी जी बिल्कुल, हर सब्जी खा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं, वो हर तरह की दालें आ जाती हैं, हर तरह की दालें खाएं, छिलके वाली खाएं, बगैर छिलके वाली खाएं, माश की, चने की, मसूर की, हर तरह की आप खा सकते हैं। लोबिया खा सकते हैं, सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, दाल में कुछ मना नहीं है, कुछ मना नहीं है। चने सफ़ेद, काले चने, हर तरह के आप चने भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो गोश्त हैं, बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, हर तरह के खा सकते हैं। इसमें जो ऑर्गन मीट्स होते हैं आप वो भी खा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ जो होता है कि जिनको शुगर हो जाती है वो ऑर्गन मीट्स छोड़ देते हैं या बड़ा गोश्त छोड़ देते हैं। हर तरह का आप गोश्त खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप इसको चर्बी के साथ खाएं। जो इसके अलावा जो साथ मछली आ जाती है, मछली खाएं, बिल्कुल चिकन खाएं, हर तरह का, नट्स खाएं हर तरह के, और बीज होते हैं जो हमारे पास कद्दू के बीज होते हैं, इसके अलावा और भी जो तिल होते हैं, हर तरह के बीज खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। अच्छा, ये ग्रेन्स की आप बात कर रही थी, तो ग्रेन्स में तो दालें वाले आती हैं। जी यही है ना, ग्रेन्स दो कौन तरह से के ग्रेन्स होते हैं। नहीं खाने, उनके नाम बताने आप? जी जी बिल्कुल, 2 तरह के ग्रेन्स होते हैं। एक इसको इस तरह कैटेगराइज कर लेते हैं कि एक होते हैं रिफाइंड और एक कॉम्प्लेक्स। हमने रिफाइंड वाले निकाल देने, जिसमें हमारे पास रोटी, चावल, मकई, जवार, बाजरा, जो ये वाली चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरे, जो भी नहीं खानी। हाँ जो भी नहीं खानी। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लेक्स है मतलब ग्रेन्स, कोई ऐसी चीज़, बेसन भी, जी बेसन भी है, मकई, सब कुछ है ना? बिल्कुल है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नाज़रीन जिससे रोटी बनती है उसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, इंक्लूडेड राइस। राइस बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरे हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स कहते हैं, उनको दालें हैं, वो दालें सारी कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स में आती हैं। तो दालें हर तरह की खा सकते हैं, चने, लोबिया, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता अब्सॉर्ब होते हैं। वाइट बीन्स, वाइट बीन्स, सब कुछ खा सकते हैं। हर तरह के अंडे, गोश्त, हर तरह के खा सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल अब करें। ये ब्राउन ब्रेड वगैरह भी गई। जी बिल्कुल, वो सारी इसमें आ जाती हैं ना, सारी ये अनाज में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, आपने बेसन मना कर दिया है, तो चने की दाल को भी तो पीस के जी बिल्कुल, यही है सर, लोगों का यही सवाल होता है, हमारे से ये यही बताएं पूछते हैं कि चने खाएंगे ना आप? हाँ। तो चने में होता है साथ फाइबर। अच्छा। चने से शुगर नहीं बढ़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में रिलीज होती है। उसके बाद आप चने की दाल खाएंगे, उससे भी शुगर नहीं बढ़ेगी। उसी को जब आप पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, तो पाउडर फॉर्म में तो वो ऑलरेडी जैसे ही हम उसको खाते हैं वो फौरी तौर पे उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे कहते हैं कि कोई भी हम खुराक लेते हैं उसने कितनी देर में हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। तो उसका जो पाउडर फॉर्म में चीज़ करेंगे ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। कोई भी ऐसी रोटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ ये जो इतनी आपने सब्जियां बताई हैं उनको कोई निवाला नोश करके खा तो नहीं भैया। रोटी का ना हमारे यहाँ चूंकि एक कल्चर है ना, तो हम इसलिए कहते हैं तो इस कल्चर को थोड़ा शुगर के लिए कुछ तो दे खाने को। ऐसे कर लेना, कोई ऐसा ग्रेन दे दे जिससे रोटी बना के तो खा जाए। मेरी बात सुने, गाँव ग्राम में औरतें होती हैं बेचारी, कितना कितना चल के जाती हैं, काम करती हैं, पत्ते तोड़ती हैं, खेतों में जाती हैं, काम करती हैं, क्या यार वैसे शुगर होती
इधर होती नहीं है। उनको होती भी नहीं तो है। इधर जो माएँ होती हैं बेचारी, जो बच्चे संभालती हैं, देखती हैं 4-4 6-6 बच्चे होते हैं उनके, उनको शुगर हो जाए, ठीक है, चक्कर आना शुरू होता है, कमजोरी से, कोई ग्रेन मैं बता आपको दें। बताता हूँ, अगर तो देखें, अगर किसी की शुगर कुछ तो आपके पास होगा। मैं बताता हूँ, बाजरा ले लें, बाजरा, प्योर बाजरा, हाँ। ठीक है, उसमें अगर 1 किलो बाजरा लिया है तो उसमें ना 2 किलो अलसी डाल लें, अलसी, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल लें, वो उसका जो आटा बन जाएगा वो इसबगोल से वो स्टिकी भी हो जाएगा, बाजरे से भी स्टिकी हो अभी जाएगा। तो बाजरा मना कर दिया था। देखिए इसमें अब हमने अलसी बहुत ज़्यादा डाल दी ना, अलसी डाल फाइबर दी ऐड तो आपका फाइबर इसमें आ गया, प्लस उसमें जो ओमेगा 3 है वो सारी चीज़ें होंगी। बाजरे का उसमें 1 पार्ट होगा, 2 पार्ट उसमें अलसी के होंगे। ये उन लोगों के लिए जो आदत से मजबूर हैं कि जी मैं रोटी के बगैर रह ही नहीं सकता, हाँ, उनको हम करवा देते हैं। मैं भी इसमें दरअसल कभी-कभी आप भी खा लेते हर हैं। किसी की ना इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है कि वो कोई कहते हैं, कोई एग्री कर जाते हैं कि हम छोड़ देंगे ना रोटी, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हमारा रोटी के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर उनको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप ये खा लें रोटी, इसके बाद अपनी थोड़ी सी वॉक और वर्जिश बढ़ा दें। अच्छा, ये इस तरह जिम कहते हैं चले ताकि जाएं, मैनेज exercise करना करें। आपको इसमें होता है। दूसरी चीज़ ये है हाँ। कि दरअसल जब ये आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, इससे सबसे बड़ा जो मैजिक आएगा ना वो आपकी बॉडी में आएगा। ठीक है। ये प्रोसेस फूड हो गई और ये जो हमने नो जीपीएस वाली चीज़ें बताई, ये सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं। ठीक। आपकी बाहर से जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो कम खत्म हो जाएगी। कैसे सब आपसे बात करती हूँ एक ब्रेक के बाद। हम आज बात कर रहे हैं कि शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी, वो कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शो देखते रहें। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो शुगर है वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो सकती है, और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी मौजूद है जो हमें बता रहे हैं। हम सिर्फ ये समझना है कि कैसे, ठीक है। आप हमें कुछ बता रही थी डाइट के बारे में, कौन कौन सी चीज़ खानी, कौन कौन सी चीज़ नहीं। अभी मज़ीद कुछ और एलैबोरेट करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपने डाइट जो चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपने सब्जियां और फल रह गए थे, फल हर तरह का ले सकते हैं, लेकिन फलों के लिए एक चीज़ ये है कि आपने फल को ऐसे लेना है कि फल से पहले या बाद में वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अच्छा, कुछ फल भी तो मना है ना, कुछ जैसे आम, केला, वो हर कहते किसी हैं ये के नहीं वो हर खाना। किसी की ना हिस्ट्री के साथ होते हैं कि हम लोग पहले ये देखते हैं कि किसी का HbA1c कितना है। अगर किसी का HbA1c 7 से नीचे है तो उसका मतलब है कि वो हर तरह के फल खा सकते हैं, लेकिन फल के साथ उसने वॉक और वर्जिश लाजमी करनी है। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर किसी का 9 के करीब फल है, 9 के करीब HbA1c है, तो उसमें फिर उन्होंने वो वाले फल लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो उनका 10 से कम हो। सिर्फ ऐसे फल लेने। वो गूगल पे जाके कोई भी आप फल लिख के ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ एप्पल या आप स्ट्रॉबेरी कोई भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाता है। आपने उनकी रीडिंग सिर्फ देखनी है कि वो 50 से नीचे आ रहा है तो वो सेफ़ है। और इसकी क्या टाइमिंग्स हैं, कब खा सकते हैं, कब नहीं खा सकते? इसकी टाइमिंग्स ये है कि आपने कभी भी फलों को खाने के साथ नहीं खाना। इसमें हमेशा आपने थोड़ा सा गैप देना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का गैप देना है, ताकि आपकी जो शुगर लेवल है वो स्पाइक ना करें। गैप के साथ खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता, फाइबर के साथ खाएंगे। जूस नहीं लेना, जूस हर तरह का किसी भी किस्म का नहीं लेना। किसी भी किस्म का जूस, चाहे आप घर में उसको ताज़ा निकालें, चीनी के बगैर निकालें, लेकिन जूस आपने नहीं लेना। जूस कह लें कि वो कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वो जहर हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। वो फौरी तौर पे ना शुगर बढ़ाएंगे, फैटी लीवर करेंगे और हर तरह के मसाइल जो ये जो करेले का पानी होता है, करेले का जूस होता है, क्या इसको मिक्स किसी चीज़ के साथ करके, एप्पल जूस के साथ मिक्स करके क्या इसको पिया जा सकता है? इज इट गुड फॉर शुगर? अच्छा, सब्जियों में कुछ है, जिस तरह हम खीरा ले सकते हैं, करेला का कर लें, कद्दू ले लें, थोड़ी सी बीच में कोई पालक वगैरह शामिल करके इसका थोड़ा सा जूस बना के लिया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी फल ऐड नहीं करना। अच्छा, फल ऐड नहीं करना, लेकिन अंगूर ये वो तो बिल्कुल ही जूस ऐड नहीं करना। और ये सब्जियों के भी जो जूस बना रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं करना है कि साथ आप रोटी चावल खाते रहें, बाकी चीज़ें फॉलो ना करें डाइट, और कहें कि मैं सिर्फ करेले का जूस या ये जूस पी के तो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तो वो इस तरह नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और एडिशनली तौर पे आप इसको एक ड्रिंक के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अफजाल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे? सरगोदा से बोल रहा हूँ सर। मुझे 1 माह पहले पता चला है शुगर का मुझे। अच्छा, कोई दवाई? मैंने ना इसका कोई इलाज नहीं किया। अब सिर्फ मैं 2 मील सुबह को और 2 मील शाम को वॉक करता हूँ और जौ की रोटी भी खाता हूँ। अच्छा, जौ की तो रोटी खा। तो मैंने ये पूछना था कि जौ जो मैं खा रहा हूँ, इससे मेरे पहले 265 थी और अब मेरी है ना 140।
अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से बात करवाती हूँ जी, आप बात कीजिएगा कैसर साहब। जी जी बिल्कुल, इसमें ये है कि इनका HbA1c देखना होगा कि वो किस रेंज में है। सेकेंडली ये है कि अगर ये फुली डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, अब ये नहीं इन्होंने बताया कि ये दवाई के साथ थे या बगैर दवाई के लेवल, सो डिफरेंस दवाई तो मेरे ख्याल से नहीं ले रहे, क्योंकि 1 महीना पहले उन्होंने कहा मैंने इलाज नहीं करवाया। अगर दवाई नहीं ले रहे हैं और उसके साथ ये लेवल आ रहा है तो ये मजीद इनके बेहतर हो सकते हैं। उसमें ये है कि वॉक वर्जिश थोड़ी बढ़ा लें, और इन्होंने जो डाइट प्लान बता रहे हैं कि जिसमें जौ की रोटी ले रहे हैं, लेकिन उससे वर्जिश लाजमी करें फिर। अच्छा, तो फिर ये और मजीद बैलेंस। आप क्या कहना चाह रहे थे? फलों की बात कर रहे थे। हाँ। मैं सारे फल खाता हूँ। हैं, आम भी खाते हैं, अंगूर मैंने भी? सीज़न में, पिछले सीज़न में जितने आम खाए हैं मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, लेकिन ना फल जो है, फल ये जितने शुगर के पेशेंट हैं ना, आपको उठा के घर ले जाएंगे अपने। ठीक है। एक मिनट मुझे कॉल ले लूँ, फिर ये आपने बताना है मुझे कि कैसे आप सारे फल खाते हैं। जी, आसमा की कॉल है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा, क्या कहेंगी? आसमा वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगी? जी आसमा जी, बात करना चाहूंगी, मेरे पापा शुगर। अच्छा, आप इनके बाबा को शुगर है 20-22 साल से और कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। और सुबह भी, आज सुबह भी 240 से परेशान है बेटी है, हार्ट के पेशेंट भी हैं, दवाई खा रहे? कट गई कॉल, दवाई भी खाते हैं। जी, इसमें मैं गाइड कर देता हूँ। इसमें ये कि इनके वाले साहब को शुगर 20-22 साल से है। अब उसमें हम टेलीविज़न पे बैठ के इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये है कि वो अपना लाइफस्टाइल, डाइट उनकी देखनी पड़ेगी, उनके कुछ टेस्ट वगैरह देखने पड़ेंगे। ये जो डाइट प्लान मैडम ने बताया अभी डाइट के हवाले से, ये बेसिकली ये डाइट प्लान है उन पेशेंट्स के जिनकी किडनी वगैरह ठीक है, जिनके कोई मसले, दिल के मसले मसाइल नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स को हमने इंडिविजुअलाइज़ करना होता है, जिनके देखना होता है वेट ज़्यादा कम तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड करना होता है कि कौन से डाइट प्लान पे अमल कर सकते हैं। और ये जो डाइट प्लान है, इस पर अगर अमल करेंगे तो इसके साथ दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। और वो हम दवाइयाँ ऐसे नहीं छुड़वा सकते किसी को कि कह दें कि आज जब तक लाइफस्टाइल और डाइट ना चेंज हो, और सुपरविजन में किसी डॉक्टर से मशवरे के बगैर आप अमल करेंगे। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपकी शुगर बहुत लो भी हो सकती है। अशरफ साहब ने भी तो आप सबसे मशवरा लिया और भी डॉक्टर से मशवरा लिया, ऐसी है ना? नहीं, मैं असल में ना, मैं पढ़ने वाला बहुत हूँ मुझे, और हर चीज़ ना एविडेंस बेस्ड है। मैंने अपनी शुगर को बगैर किसी डॉक्टर की निगरानी में मैंने किया था। जब मैंने कर लिया और मैंने उसको 1 महीने तक उसको मैं देखता रहा, उसके बाद फिर मैंने जब लोगों को बताना था, और वो मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर्स की टीम, कैसर साहब, बाकी जो हमारे डॉक्टर हैं, इनको कहा कि क्योंकि दवाई छोड़ना, इंसुलिन छुड़वाना, ये बहुत ही सेंसिटिव काम है। इसमें बहुत जिम्मेदारी आती है कि किसकी दवाई कौन सी पहले छुड़वानी है, कौन सी बाद में छुड़वानी, नाश्ते से पहले वाली है, नाश्ते के बाद वाली है, मोटा जो बंदा है उसकी कौन सी दवाई पहले छुड़वानी है, जो बिल्कुल स्किनी है उसकी पहले कौन सी छुड़वानी। बहुत टेक्निकल काम है ये सारी चीज़ें। ये दवाई मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि टाइप 1 में तो इंसुलिन छूटती नहीं है। टाइप 2 में जो दवाई और इंसुलिन छूटेगी वो आपके डॉक्टर के मशवरे के साथ छूटेगी। अगर कोई अपने आप पे तजर्बा कर लेगा तो वो सम टाइम उसकी शुगर लो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारी डाइट है, अब किसी के गुर्दे ऑलरेडी ख़राब हैं, वो गोश्त का अब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि शुगर से गुर्दे ख़राब होते हैं। जब गुर्दे ख़राब हो गए, अब आप गोश्त नहीं खा सकेंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, मगर कम मिकदार में कम खाएंगे। मिकदार में एक कॉल शामिल करते हैं, वाजिद तकवी साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम पहले पीछे बंद करवा दें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। वो डायबिटिक हैं। आप प्लीज़ इनसे मशवरा पूछ लीजिए। जितने भी लोग मुझे कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बंद करके प्लीज़ मुझे कॉल करें, वरना कॉल काटनी पड़ेगी। और भी लोग बहुत से लाइन में हैं जो अपना मशवरा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं शुगर के लिए। आज हम शो करें जिसमें शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, उसके ऊपर बात करें। और वाकई हो सकती है कि एग्जाम्पल भी हमारे साथ बैठे। आप आम खाते हैं, आप अंगूर खाते हैं, आप केला खा लेते हैं, खाता हूँ, मैं खजूर भी खाता हूँ। तो ये कैसे खा लेते हैं आप? जो फ्रूट है ना, पहली बात ये खुराक नहीं है, दिस एंटरटेनमेंट, दिस प्लेजर, तफरी है ये। तफरी की ना कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ तफरी ऐसी है जो आप उसके लिए कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। मतलब जैसे अमरूद है, आप अमरूद खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेप फ्रूट है, खा लें, पूरा बड़ा ग्रेप फ्रूट खा लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। बट अगर आप आम खाएंगे, केला खाएंगे, खजूर खाएंगे, उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी। मैं आम काट के, उससे पहले मैं जॉगर पहनता हूँ,
पहले मतलब आम खा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जॉगर पहने हुए हैं। तैयारी पहले करते हैं। तरीकाकार है ना, तरीकाकार है ना, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद मैं जिम जाऊंगा को 45 टू मिनट्स टू 1 आवर में उसका मतलब जिम करूंगा। हाँ। मुझे मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और जिम जाके कौन से क्या कार्डियो ज्यादा करते हैं, ट्रेडमिल ज्यादा करते हैं, वर्कआउट करते हैं? मैं कार्डियो नहीं करता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं? मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कार्डियो नहीं करता। कार्डियो में जस्ट वार्म अप करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा ना वेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग, नो डाउट। मसल्स बनने चाहिए आपकी पूरी बॉडी की। आप स्क्वाट्स लगाएं, डेडलिफ्ट करें, सारी चीज़ें करें। वो आम खाने की भी कीमत है, प्लस वो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है। जो एक्सरसाइज है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर ओल्ड एज। आपकी उम्र के लिए, आपकी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। अब हम आम खा के उधर ही लेट जाएं और ऊपर से फिर वो मीठी लस्सी भी पी लें, मीठी पी लें, छाछ भी पी लें, लस्सियां पीना शुरू करें, कच्चा दूध पी लें, तो और उससे फिर आपकी शुगर तो होनी है ना। हमारी जो शुगर पाकिस्तान में बढ़ी हुई है ना, हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हुई है। ठीक है, पाकिस्तान इस टाइम ना दुनिया में नंबर ट्रेंड 1 कर रहा है, डायबिटीज में नंबर 1 पे अब जा नहीं, रहा है। अब नहीं करेगा। देखें, ये जो आज अवेयरनेस प्रोग्राम है कि बापू, ये हम बता रहे हैं कि एज एग्जांपल वो बैठे हैं और जिंदगी भर के लिए आपकी जो है ना खत्म हो सकती है शुगर। तो अब लोग, मुझे लगता है, इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, बिनाई भी कमजोर हो जाती है मोस्टली ना, जब शुगर बढ़ जाती है, गुर्दों पर अटैक होता है, बड़े सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? शुगर की ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आंखों पे अफेक्ट करता है तो रेटिनोपैथी हो जाती है। इसके अलावा पाँव सून होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के सूज जाते हैं। सूजन वो फेलियर की ट्रीटमेंट होता है उसमें, लेकिन जो सूनपन होता है उसमें ये होता है कि नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, न्यूरोपैथी कहते हैं। हिस्स ख़त्म हो जाती है नीचे महसूस करने की, कोई ज़ख़म लगे, कोई मालूम नहीं होता कि क्या लगा है, जूता लग जाए, कोई कांटा लग जाए, उसमें बाज़ औक़ात तो खुदा न खास्ता फिर काटने की नौबत भी आ जाती है, जो एम्पुटेशन होती है। ऑन टॉप अगर कोई चोट लग जाए तो हील नहीं होते, ज़ख़म कोई हील होने में प्रॉब्लम आता है। मेरी अम्मी को रॉड लगी थी यहाँ पर, तो वो अम्मी शुगर की पेशेंट थी बहुत ज़्यादा, अम्मी की हील ही नहीं होती थी, क्योंकि डायबिटीज़ आपका डिफेंस सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम, उसको वीक कर देती है। इसके अलावा हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट्स में होता है। इसके अलावा फालिज का अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, और इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता है शुगर की वजह से। डायलिसिस में पेशेंट बहुत ज़्यादा, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। अच्छा। तो ये डायलिसिस का पेशेंट, किडनी फेलियर का टॉप पे जो फेलियर है वजह है वो शुगर है, वो जड़ है, मतलब सारी बीमारियों की जड़ जो है वो शुगर है, कॉम्प्लिकेशन की जड़ है। बिल्कुल। और ये जो शुगर होती है किस वजह से होती है? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, टेंशन लेने की वजह से? कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन की वजह से जो है ना शुगर जन्म लेती है। क्या इस बात की भी सच्चाई है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक इसमें नंबर 1 फैक्टर तो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में उसमें नंबर 1 पे डाइट। 70% जो पोर्शन है वो डाइट का है। अगर आप डाइट आपकी ख़राब है तो आपको डायबिटीज़ होगी। इसके अलावा आपके आ जाते हैं एक्सरसाइज, वॉक। अगर आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, हर टाइम आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और इसके अलावा जंक फूड, जो प्रोसेस फूड है, और स्पेशली इंडस्ट्रियल ऑयल जो है, ये सबसे ज़्यादा बीमारी की जड़ है, जो रूट कॉज है सारे प्रोसेस की, जो सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर ये अपने साथ 5-6 बीमारियां और अपने साथ ले आती है। आप शेफ साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आप ज़रूर बताना चाहते हैं देखने वालों को? वो प्लीज़। पाकिस्तानियों, अगर आप जागोगे नहीं तो अगले 10 सालों में पोजीशन ये होने वाली है। अभी डायलिसिस की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बड़े बड़े हस्पतालों में डायलिसिस सेंटर इतने बुक्ड हैं कि एक मरीज़ दूसरे मरीज़ के मरने की दुआ कर रहा है। ठीक है, ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा पेशेंट आ रहा है कि कराची में एक इदारा है SIUT जो डायलिसिस पे काम करता है, उन्होंने शारा फैसल पे पूरा एक 4 स्टार होटल खरीद लिया है। अच्छा। कि इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी है डायलिसिस की कि आज से 10 साल बाद ये छोटी छोटी दुकानों में डायलिसिस की मशीनें लगी हुई होंगी। ठीक है, और सब इसका जो 90% कॉज है डायलिसिस का वो शुगर है। राइट। और शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर तो आपकी अगले 2 घंटों में आपको रिजल्ट आ जाता है ना उसका। हाँ। सर ग़िज़ा दुरुस्त करने से इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स चल रहे हैं, रमज़ान आएगा उसमें जो लाल पीले काले शरबत नज़र आ रहे होंगे, सब में फ्रक्टोज़ है, चीनी है, ये शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं। आज 15 साल के बच्चे को फैटी लिवर हुआ, 15 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर हुआ, उसको डायबिटीज़ हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जंक फूड है, जो हमारे यहाँ जो स्कूल की कैंटीनों पे जंक फूड मिल रहा होता है। ये सारी चीज़ें, जूस बंद करने पड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करने पड़ेंगे, ये जितने भी इस वक्त फास्ट फूड चल रही है ये सारी हमें बंद करनी पड़ेगी। हमें नेचुरल लाइफस्टाइल पे आना होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान इस वक्त में तबाही के दहाने पे खड़ा।
ठीक है। दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तान। इस वक्त 3.5 करोड़ बंदा वो है जिसको शुगर का पता चल गया है, को डायग्नोज हो चुकी है। 1.5 करोड़ बंदे को पता भी नहीं है कि उसको शुगर होगी। आप यहाँ पे मतलब 10 बंदों का सैंपल लेकर लैब पे जाएं, ऐसे रैंडम टेस्ट करवाएं, 2 को शुगर निकल आएगी। मैं मीडिया पे इतना घूमता हूँ, मैं उनके जब लोगों को देखता हूँ तो मुझे जगह जगह पे शुगर नज़र आती है। अच्छा, शुगर वाला है तो मैं तो अब मेरा तो इतना तजर्बा हो गया कि मैं तो बंदे का फेस देख कर उसको बता देता हूँ यार आप टेस्ट करवा लो, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका। हाँ, You're too right। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पैगाम यही दूंगा कि आप अपने आप को लाइफस्टाइल बेहतर करें ताकि आप मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचें, और ये आप ताकि इस ट्रैप से निकलें जिसमें आप बार बार एक मरीज़ बने हुए हैं, खुद भी बीमार हैं, ना आपसे के साइड इफेक्ट होते हैं हैवी, है ना? बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, इवन सिंपल पैरासीटामोल है तो ये आम दर्द की जो दवा है, अगर आप ज़्यादा डोज में लेते हैं तो वो भी एक लंदन में तो ये दिए ही नहीं जाती, ये भी नहीं देते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल माइल्ड कोई अगर बहुत ही सीवियर सिचुएशन हम तो सीधा एंटीबायोटिक लिख देते हैं। बिल्कुल, तो ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस और शुगर की दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप सिंपल अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आपको ना दवाइयों की ज़रूरत है, बल्कि आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की मैंने मेंशन की उनसे बच सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही पैगाम है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। आपने अगर आपको शुगर हो गई है तो आपने अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करना है, अपनी खुराक दुरुस्त करनी है, तो उससे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी यंग जनरेशन है वो जो जंक फूड का पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इससे बचें, क्योंकि यही चीज़ें पहले आपको मोटापा लेके आएंगी, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगी, और फिर उसके बाद जो एक बीमारियों का लंबा सिलसिला चल पड़ता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये गलत खुराक की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। तो यही मेरा पैगाम है कि अपनी खुराक दुरुस्त करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, वॉक वर्जिश अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हर वक्त मतलब खाना खा के सोना और आराम करने वाली हैबिट जो है ना, इससे बाहर निकलें, वॉक वर्जिश करें, एक्टिव रहें और अपनी खुराक को बेहतर करें। वाह, क्या बात है जी। देखें, आज हमें एक ऐसी एग्जाम्पल मिली जिनकी जो है वो शुगर जड़ से ख़त्म हो गई, कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं। 18 साल जिस बंदे ने शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, आज वो शुगर फ्री है। इसी तरह पूरा पाकिस्तान भी शुगर फ्री हो सकता है। आप देखें, अगर हम अपने पुराने ख़ास तौर पे अगर हम अपने मज़हब को देख लें तो हमारे ऐसे ऐसे लोग, सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सुन्नत को हम अगर फॉलो करें, उनकी लाइफस्टाइल को अगर हम फॉलो करें, उसके बाद हमारे औलिया इकराम, पैगम्बरान दीन, ये सारे जिन लोगों को बुजुर्गान दीन, इन सबको अगर देखें, इनकी लाइफस्टाइल यही थे। वो काम करते थे, वो चलते थे, वो माइग्रेट करते थे, वो सफ़र करते थे, वो उनका जहन एक्टिव होता था, उनकी बॉडी एक्टिव होती थी, और सबसे बड़ी बात खा ना, खाने का पूरा लफ्ज़ क्या है? खा ना, पी ना, दोनों चीज़ें साथ हैं, ठीक है? चल ना, चले हर चीज़, मगर ये नहीं कि अपने आप को लथार्जिक चले जा रहे हैं। लोग मैंने जिम में देखा 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे होते। भाई 2-2 घंटे की जरूरत है, 20 मिनट अच्छा ट्रेडमिल पे आप वॉक कर लें, वो भी काफ़ी है। बाकी वर्कआउट करें, बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो हर चीज़ का चल ना, खा ना, पी ना, ये इसके साथ मिकदार में रहें, आप ठीक रहेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। इरफान साहब की कराची से कॉल थी, मैं चाहूँगी पहले उसके ऊपर बात कर लें, फिर जी। इरफान साहब के एक सवाल है कि वो डिनाइल मोड में, आप डिनाइल मोड में हैं लेकिन डायबिटीज़ डिनाइल मोड में नहीं है। अगर आप ग्लूकोफेज ले रहे हैं और आपकी शुगर लेवल हो सकता है अभी कंट्रोल हो, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो यही ग्लूकोफेज कम पड़ जाएगी, फिर आपकी मेडिसिन भी बढ़ेगी और शुगर की खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने का खदशा होगा। और इसमें आपको अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लेते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि उनके किसी जानने वाले ने अपने 10.5 से 5.5 पे अब HbA1c ले आए हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से ले आए हैं। तो इरफान साहब जैसे और कई पेशेंट्स होंगे जो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि शायद कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए या उनकी बीमारी। आप लोगों के पास तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, जैसे उनमें एक मौलाना तारिक जमील साहब भी जो हैं, उनकी शुगर का भी जो है वो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल तो ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े नाम भी होंगे जिनकी शुगर का आप लोग जो है देख रहे हैं सिस्टम। अच्छा, डाइट के बारे में पूछूंगी फाखरा, ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, बताइए कि ऐसी कौन सी डाइट जो है वो चेंज करनी है, कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, कौन सी चीज़ खानी है जिससे हमारी शुगर जो है इस तरह से बैलेंस हो? जी देखें, जिस तरह ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने समझनी है कि शुगर दवाई बीमारी नहीं है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। इसमें ग़िज़ा का रोल है, आपकी खुराक का रोल है, दवाइयों का रोल नहीं है। अच्छा, अब शुगर को रिवर्स करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारा है नो GPS फार्मूला। नो GPS फार्मूला का यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो G फॉर ग्रेन्स में हर तरह के अनाज आ जाते हैं, जिसमें अनाज में अब क्या क्या शामिल है? रोटी, चावल, हर दूसरी किस्म के अनाज जो है, मकई, जवार, बाजरा, जौ, ये सब जो है ये अनाज में शामिल हैं।
इनमें क्या होता है, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। पीछे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको सादा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये सिर्फ शुगर होती है, मीठी चीनी होती है। तो इसको जब खाते हैं तो उससे शुगर फौरी तौर पे आपकी बॉडी में जाके बढ़ती है, जिससे शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं फौरी तौर पे। एक तो अगर शुगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में से ग्रेन्स को निकालना होगा, हर तरह के जो मैंने ग्रेन्स बताए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है नो जीपीएस में, पी फॉर पोटैटोज़, हर तरह के आलू। अब इसमें हर सब्ज़ी में हमारे घरों में आलू डलते हैं, एक आलू निकालने हैं। उसके अलावा जो फ्राइज़, रोज़ घरों में फ्राइज़ बनते हैं, बच्चों को फ्राइज़ मिलते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड पोटैटोज़ होते हैं, पैकेट्स फूड्स होते हैं, उन सब में जिनमें पोटैटोज़ होते हैं उनको आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एज़ फॉर शुगर्स में हर तरह का मीठा है, सिर्फ इसमें सफ़ेद चीनी नहीं है, इसमें गुड़, शहद, शक्कर, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। अगर देसी शहद है तब भी, देसी शहद भी, बिल्कुल देसी गुड़ है तब भी, बिल्कुल ऐसा ही है। शहद में क्या होता है, शहद में फ्रुक्टोज होती है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये फौरी तौर पे जाके आपके बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक करती है, उसके अलावा फैटी लीवर करती है, जिससे आपके शुगर लेवल्स जो होते हैं वो फौरी तौर पे बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऐसे हैं, जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो जब आप खाते हैं तो उससे आपकी जो मीठा तो आपकी ज़बान पर चला जाता है ना, आपके जो ब्रेन होता है उसको मैसेज पहुँच गया कि मीठा आ गया है, इंसुलिन रिलीज़ कर दो। तो जब वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है। तो बेसिकली ये फार्मूला है नो जीपीएस फार्मूला। आपने ये डाइट फॉलो करनी है जिसमें से अपनी ज़िंदगी में से ये 3 चीज़ें निकाल देनी है। आपने ग्रेन्स निकाल देने हैं, आलू निकाल देने हैं, उसके अलावा हर तरह का मीठा निकाल देना है। कॉल शामिल करते हैं, फिर मैं इसकी ज़रा डिटेल और पूछूंगी आपसे, ताकि लोग अपनी चीज़ों में, अपनी ग़िज़ाओं में इन चीज़ों को शामिल करें जिनको निकालना उनको पता हो। सबा है मेरे पास, उनसे बात करेंगे, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सबा, क्या पूछना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अभी कुछ अर्सा पहले ही शुगर डायग्नोज हुई है, लेकिन टाइप 2 डायग्नोज हुई है। टाइप 2, ठीक है। तो ऐसा उनके लिए हम क्या करें कि उनकी एक तो शुगर रिवर्स हो जाए और ताकि लाइफस्टाइल भी उनका एक्टिव हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप लोगों का टॉपिक है शुगर रिवर्स होने का, तो शुगर रिवर्स से क्या यही मीनिंग होगा कि वो वापस जैसे पहले से हम खाते पीते हैं, मीठा भी ले लेते हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का जंक फूड भी ले लेते हैं, तो उससे मीनिंग ये है कि उनका रिवर्स इस तरह से होगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा पहले, क्योंकि आपकी रिवर्स हुई है तो सबा का जवाब। शुगर रिवर्सल का पहले मैं डेफिनेशन बता दूं जी। दवाइयों के बगैर अगर आपकी रीडिंग्स, शुगर की रीडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं तो ये ग्लोबल डेफिनेशन है रिवर्सल की। ठीक। देखें, इंसुलिन के साथ भी नॉर्मल आती है, दवाइयों के साथ भी नॉर्मल आती है। अगर बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के टाइप 2 अगर शुगर आपकी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, आपका HbA1c 6 से नीचे आ गया, आपका फास्टिंग जो है 100 से नीचे आ गई, रैंडम आपके 140 से नीचे आ गई, तो ये परफेक्ट लेवल है। इसी को रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, रिवर्सल पॉपुलर टर्म है, रिमिशन जो है वो मेडिकल टर्म है। तो रिवर्सल रिमिशन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इनकी बात थी कि क्या जब नॉर्मल हो जाए तो हम वो सारी चीज़ें जो बद परहेज जो खा रहे थे, ऐसा है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, आपने उससे दूर रहेंगे तो एलर्जी से दूर रहेंगे, अगर आप उसके करीब जाएंगे तो एलर्जी दोबारा होनी शुरू। सिंपल है, अगर कोई मच्छर हमें काट रहा है, हमें पता है ये मच्छर है, इसके पास जाएंगे काटेगा, जहाँ पे ज्यादा मच्छर है वहाँ घुसने की जरूरत नहीं है, वहाँ जरूरत नहीं है। तो आप अपनी देखें हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। इस वक्त जो आटा है ना, आटा ये बुनियादी तौर पे ये वो गंदम है ही नहीं जो मेरे दादा ने खाई थी, आपके दादा ने खाई थी, ये वो गंदम ही नहीं रही। सर एक और मैसेज मुझे मोबाइल पे भी अब आना शुरू हो गया, लोग लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिवर्स हुई है आपकी शुगर, क्या ये सारी ज़िंदगी के लिए अब बैलेंस है? कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई चीज़, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर से आपने इस बारे में तस्दीक की है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये सवाल है, ठीक है, मगर इसके अलावा हम एक कॉल भी शामिल कर लें पहले प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? काशिफ है। काशिफ बात कर रहा हूँ जी। काशिफ मुल्तान से, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये बता रही थी कि न्यूट्रिशनिस्ट के आपने GPS के ऊपर अमल करना है, पोटैटो, ग्रेन्स और शुगर फ्री, तो व्हाट वी शुड हैव टू ईट? गुड, ठीक है, पहले आप जवाब दे दीजिएगा कि अगर ये सब कुछ नहीं खाना तो क्या खाना है हमने? अच्छा, अब ऐसा है कि ये 3 चीज़ें आपने निकाल दी हैं, अब खाना क्या है? हमने निकाले हैं इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा वो टाइम लगता है हजम होने में, बॉडी थोड़ा टाइम लेती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शुगर रिलीज़ करती है, तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम बढ़ते नहीं हैं। उनमें हमारे पास सब्जियां आ जाती हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हर तरह की आप सब्जी खा सकते हैं आलू के अलावा। बताइए साथ साथ।
सारी सारी सब्जियां मतलब सिर्फ अरवी और आलू, ये अरवी दो आलू सब्जियां। छोड़ना। हाँ जी, इसके अलावा सब सब्जियां आप खा सकते हैं। उसको सलाद की सूरत में खाएं। हर खाने से पहले सलाद बाउल भर के लें, सलाद की सूरत में खाएं, पका के खाएं, बॉईल करके खाएं, जिस तरह पसंद है उस तरह खाएं। अच्छा, इसमें पालक वालक भी? जी बिल्कुल, हर सब्जी खा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं, वो हर तरह की दालें आ जाती हैं। हर तरह की दालें खाएं, छिलके वाली खाएं, बगैर छिलके वाली खाएं, माश की, चने की, मसूर की, हर तरह की आप खा सकते हैं। लोबिया खा सकते हैं, सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया। दाल में कुछ मना नहीं है? कुछ मना नहीं है। चने, सफ़ेद, काले चने, हर तरह के आप चने भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो गोश्त हैं, बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, हर तरह के खा सकते हैं। इसमें जो ऑर्गन मीट्स होते हैं आप वो भी खा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ जो होता है कि जिनको शुगर हो जाती है वो ऑर्गन मीट्स छोड़ देते हैं या बड़ा गोश्त छोड़ देते हैं। हर तरह का आप गोश्त खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप इसको चर्बी के साथ खाएं। जो इसके अलावा जो साथ मछली आ जाती है, मछली खाएं बिल्कुल, चिकन खाएं हर तरह का, नट्स खाएं हर तरह के, और बीज होते हैं जो हमारे पास कद्दू के बीज होते हैं, इसके अलावा और भी जो तिल होते हैं, हर तरह के बीज खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। अच्छा, ये ग्रेन्स की आप बात कर रही थी, तो ग्रेन्स में तो दालें वाले आती हैं। जी यही है ना, ग्रेन्स दो कौन तरह से के ग्रेन्स होते हैं। नहीं खाने, उनके नाम बताने आप? जी बिल्कुल, दो तरह के ग्रेन्स होते हैं। एक इसको इस तरह कैटेगराइज कर लेते हैं कि एक होते हैं रिफाइंड और एक कॉम्प्लेक्स। हमने रिफाइंड वाले निकाल देने, जिसमें हमारे पास रोटी, चावल, मकई, जवार, बाजरा, जो ये वाली चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरे, जो भी नहीं खानी। हाँ, जो भी नहीं खानी। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई ऐसी चीज़, बेसन भी? जी बेसन भी है, मकई, सब कुछ है ना? बिल्कुल है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नाज़रीन जिससे रोटी बनती है, उसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, इंक्लूडेड राइस। राइस बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरे हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स कहते हैं, उनको दालें हैं, वो दालें सारी कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स में आती हैं। तो दालें हर तरह की खा सकते हैं, चने, लोबिया, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जॉर्ब होते हैं। वाइट बीन्स सब कुछ खा सकते हैं। हर तरह के अंडे, गोश्त, हर तरह के खा सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल करें। अब ये ब्राउन ब्रेड वगैरह भी गई? जी बिल्कुल, वो सारी इसमें आ जाती हैं ना, सारी ये अनाज में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, आपने बेसन मना कर दिया है, तो चने की दाल को भी तो पीस के? जी बिल्कुल, यही है सर, लोगों का यही सवाल होता है, हमारे से यही पूछते हैं कि चने खाएंगे ना आप? हाँ। तो चने में होता है साथ फाइबर। अच्छा। चने से शुगर नहीं बढ़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में रिलीज होती है। उसके बाद आप चने की दाल खाएंगे, उससे भी शुगर नहीं बढ़ेगी। उसी को जब आप पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, तो पाउडर फॉर्म में तो वो ऑलरेडी जैसे ही हम उसको खाते हैं, वो फौरी तौर पे उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे कहते हैं कि कोई भी हम खुराक लेते हैं, उसने कितनी देर में हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। तो उसका जो पाउडर फॉर्म में चीज़ करेंगे ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। कोई भी ऐसी रोटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ ये जो इतनी आपने सब्जियां बताई हैं, उनको कोई निवाला नोच करके खा तो नहीं भैया? रोटी का ना हमारे यहाँ चूंकि एक कल्चर है ना, तो हम इसलिए कहते हैं तो इस कल्चर को थोड़ा शुगर के लिए कुछ तो दे खाने को। ऐसे कर लेना, कोई ऐसा ग्रेन दे दे जिससे रोटी बना के तो खा जाए। मेरी बात सुने, गाँव ग्राम में औरतें होती हैं बेचारी, कितना कितना चल के जाती हैं, काम करती हैं, पत्ते तोड़ती हैं, खेतों में जाती हैं, काम करती हैं। क्या यार, उनको वैसे शुगर होती है, उनको होती भी नहीं। तो इधर जो माएँ होती हैं बेचारी, जो बच्चे संभालती हैं, देखती हैं, 4-4, 6-6 बच्चे होते हैं उनके, वो शुगर हो जाए, ठीक है, चक्कर आना शुरू होता है, कम्जोरी से। कोई ग्रेन बता दें। अगर तो देखें, अगर किसी की शुगर कुछ तो आपके पास होगा। मैं बता दूं, बाजरा ले लें, प्योर बाजरा, ठीक है, उसमें अगर 1 किलो बाजरा लिया है तो उसमें ना 2 किलो अलसी डाल लें, अलसी, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल लें। वो उसका जो आटा बन जाएगा, वो इसबगोल से वो स्टिकी भी हो जाएगा, बाजरे से भी स्टिकी हो जाएगा। अभी तो बाजरा मना कर दिया था। देखें, इसमें अब हमने अलसी बहुत ज़्यादा डाल दी ना, अलसी डाल दी, तो आपका फाइबर इसमें आ गया, प्लस उसमें जो ओमेगा 3 है वो सारी चीज़ें होंगी। बाजरे का उसमें 1 पार्ट होगा, 2 पार्ट उसमें अलसी के होंगे। ये उन लोगों के लिए जो आदत से मजबूर हैं कि जी मैं रोटी के बगैर रह ही नहीं सकता, उनको हम करवा देते हैं। मैं भी कभी आप भी खा लेते हैं। किसी की ना इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है कि वो कोई कहते हैं, कोई एग्री कर जाते हैं कि हम छोड़ देंगे ना रोटी। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो करते हैं कि नहीं, हमारा रोटी के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर उनको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप ये खा लें रोटी, इसके बाद अपनी थोड़ी सी वॉक और वर्जिश बढ़ा दें। अच्छा, ये इस तरह करके ताकि मैनेज करना आपको हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि दरअसल जब ये आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, इससे सबसे बड़ा जो मैजिक आएगा ना, वो आपकी बॉडी में आएगा। ये प्रोसेस फूड हो गई और ये जो हमने नो जीपीएस वाली चीज़ें बताई, ये सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं। आपकी बाहर से जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो कम ख़त्म हो जाएगी। कैसे सब आपसे बात करती हूँ एक ब्रेक के बाद। हम आज बात कर रहे हैं कि शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी, वो कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। शो देखते रहें।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो शुगर है वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो सकती है, और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी मौजूद है जो हमें बता रहे हैं। हम सिर्फ ये समझना है कि कैसे। ठीक है, आप हमें कुछ बता रही थी डाइट के बारे में, कौन कौन सी चीज़ खानी, कौन कौन सी चीज़ नहीं। अभी मज़ीद कुछ और एलैबोरेट करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपने डाइट जो चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपने सब्जियां और फल रह गए थे, फल हर तरह का ले सकते हैं, लेकिन फलों के लिए एक चीज़ ये है कि आपने फल को ऐसे लेना है कि फल से पहले या बाद में वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अच्छा, कुछ फल भी तो मना है ना, जैसे कुछ आम, केला, वो हर कहते हैं ये नहीं वो हर खाना। किसी की ना हिस्ट्री के साथ होता है कि हम लोग पहले ये देखते हैं कि किसी का HbA1c कितना है। अगर किसी का HbA1c 7 से नीचे है तो उसका मतलब है कि वो हर तरह के फल खा सकते हैं, लेकिन फल के साथ उसने वॉक और वर्जिश लाजमी करनी है। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर किसी का 9 के करीब फल है, 9 के करीब HbA1c है, तो उसमें फिर उन्होंने वो वाले फल लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो उनका 10 से कम हो। सिर्फ ऐसे फल लेने। वो गूगल पे जाके कोई भी आप फल लिख के ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ एप्पल या आप स्ट्रॉबेरी कोई भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाता है। आपने उनकी रीडिंग सिर्फ देखनी है कि वो 50 से नीचे आ रहा है तो वो सेफ़ है। और इसकी क्या टाइमिंग्स है, कब खा सकते हैं, कब नहीं खा सकते? इसकी टाइमिंग्स ये है कि आपने कभी भी फलों को खाने के साथ नहीं खाना। इसमें हमेशा आपने थोड़ा सा गैप देना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का गैप देना है, ताकि आपकी जो शुगर लेवल है वो स्पाइक ना करें। गैप के साथ खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता, फाइबर के साथ खाएंगे। जूस नहीं लेना, जूस हर तरह का किसी भी किस्म का नहीं लेना। किसी भी किस्म का जूस, चाहे आप घर में उसको ताज़ा निकालें, चीनी के बगैर निकालें, लेकिन जूस आपने नहीं लेना। जूस कह लें कि वो कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वो जहर हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। वो फौरी तौर पे ना शुगर बढ़ाएंगे, फैटी लीवर करेंगे और हर तरह के मसाइल जो है। जो करेले का पानी होता है, करेले का जूस होता है, क्या इसको मिक्स किसी चीज़ के साथ करके, एप्पल जूस के साथ मिक्स करके क्या इसको पिया जा सकता है? इज़ इट गुड फॉर शुगर? अच्छा, सब्जियों में कुछ है, जिस तरह हम खीरा ले सकते हैं, करेला का कर लें, कद्दू ले लें, थोड़ी सी बीच में कोई पालक वगैरह शामिल करके इसका थोड़ा सा जूस बना के लिया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी फल ऐड नहीं करना। अच्छा, फल ऐड नहीं करना, लेकिन अंगूर ये वो तो बिल्कुल ही जूस ऐड नहीं करना। और ये फलों, ये सब्जियों के भी जो जूस बना रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं करना है कि साथ आप रोटी चावल खाते रहें, बाकी चीज़ें फॉलो ना करें डाइट, और कहें कि मैं सिर्फ करेले का जूस या ये जूस पी के तो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तो वो इस तरह नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और एडिशनली तौर पे आप इसको एक ड्रिंक के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अफजाल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे? सरगोदा से बोल रहा हूँ सर। मुझे 1 माह पहले पता चला शुगर का मुझे। अच्छा, कोई दवाई? मैंने ना इसका कोई इलाज नहीं किया। अब सिर्फ मैं 2 मील सुबह को और 2 मील शाम को वॉक करता हूँ और जौ की रोटी भी खाता हूँ। अच्छा, जौ की रोटी खाते। मैंने ये पूछना था कि जौ जो मैं खा रहा हूँ, इससे मेरी पहले 265 थी और अब मेरी है ना 140। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से बात करवाती हूँ। जी आप बात कीजिएगा कैसर साहब। जी बिल्कुल। इसमें यह है कि इनका HbA1c देखना होगा कि वो किस रेंज में है। सेकेंडली ये है कि अगर ये फुली डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, अब ये नहीं इन्होंने बताया कि ये दवाई के साथ थे या बगैर दवाई के लेवल, तो डिफरेंस दवाई तो मेरे ख्याल से नहीं ले रहे, क्योंकि 1 महीने पहले उन्होंने कहा मैंने इलाज नहीं करवाया। अगर दवाई नहीं ले रहे और उसके साथ ये लेवल आ रहा है तो ये मजीद इनके बेहतर हो सकते हैं। उसमें ये है कि वॉक वर्जिश थोड़ी बढ़ा लें, और इन्होंने जो डाइट प्लान बता रहे हैं कि जिसमें जौ की रोटी ले रहे हैं, लेकिन उससे वर्जिश लाजमी करें फिर। अच्छा, तो फिर ये और मजीद बैलेंस। आप क्या कहना चाह रहे थे? फलों की बात कर रहे थे। मैं सारे फल खाता हूँ। हैं, आम भी खाते हैं, अंगूर मैंने भी? सीज़न में, पिछले सीज़न में जितने आम खाए हैं मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, लेकिन ना फल जो है, फल ये जितने शुगर के पेशेंट हैं ना, आपको उठा के घर ले जाएंगे अपने। ठीक है। एक मिनट मुझे कॉल ले लूँ, फिर आपने बताना है मुझे कि कैसे आप सारे फल खाते हैं। जी आसमा की कॉल है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा, क्या कहेंगी? आसमा वालेकुम जी, क्या कहेंगी? जी आसमा जी, बात करना चाहूंगी। मेरे पापा शुगर। अच्छा, आप इनके बाबा को शुगर है 20-22 साल से और कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, और सुबह भी, आज सुबह भी 240 से परेशान है, बेटी है, हार्ट के पेशेंट भी है। दवाई खा रहे? कट गई कॉल।
दवाई भी खाते हैं? जी, इसमें मैं गाइड कर देता हूँ। इसमें यह कि इनके वाले साहब को शुगर 20-22 साल से है। अब उसमें हम टेलीविज़न पे बैठ के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये है कि वो अपना लाइफस्टाइल, डाइट उनकी देखनी पड़ेगी, उनके कुछ टेस्ट वगैरह देखने पड़ेंगे। ये जो डाइट प्लान मैडम ने बताया अभी डाइट के हवाले से, ये बेसिकली ये डाइट प्लान है उन पेशेंट्स के जिनकी किडनी वगैरह ठीक है, जिनकी कोई मसले, दिल के मसले मसाइल नहीं है। लेकिन बाज़ कुछ पेशेंट्स को हमने इंडिविजुअलाइज़ करना होता है, जिनके देखना होता है वेट ज़्यादा कम तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड करना होता है कि कौन से डाइट प्लान पे वो अमल कर सकते हैं। और ये जो डाइट प्लान है इस पर अगर अमल करेंगे तो इसके साथ दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। और वो हम दवाइयाँ ऐसे नहीं छुड़वा सकते किसी को कि कह दें कि आज जब तक लाइफस्टाइल और डाइट ना चेंज हो, और सुपरविजन में किसी डॉक्टर से मशवरे के बगैर आप अमल करेंगे। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपकी शुगर बहुत लो भी हो सकती है। अशरफ साहब ने भी तो आप सबसे मशवरा लिया और भी डॉक्टर से मशवरा लिया, ऐसी है ना? नहीं, मैं असल में ना मैं पढ़ने वाला बहुत हूँ मुझे, और हर चीज़ ना एविडेंस बेस्ड है। मैंने अपनी शुगर को बगैर किसी डॉक्टर की निगरानी में मैंने किया था। जब मैंने कर लिया और मैंने उसको 1 महीने तक उसको मैं देखता रहा, उसके बाद फिर मैंने जब लोगों को बताना था, और वो मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर्स की टीम, कैसर साहब, बाकी जो हमारे डॉक्टर हैं, इनको कहा कि क्योंकि दवाई छोड़ना, इंसुलिन छुड़वाना, ये बहुत ही सेंसिटिव काम है। इसमें बहुत जिम्मेदारी आती है कि किसकी दवाई कौन सी पहले छुड़वानी है, कौन सी बाद में छुड़वानी, नाश्ते से पहले वाली है, नाश्ते के बाद वाली है, मोटा जो बंदा है उसकी कौन सी दवाई पहले छुड़वानी है, जो बिल्कुल स्किनी है उसकी पहले कौन सी छुड़वानी है। बहुत टेक्निकल काम है ये सारी चीज़ें। ये दवाई मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि टाइप 1 में तो इंसुलिन छूटती नहीं है। टाइप 2 में जो दवाई और इंसुलिन छूटेगी वो आपके डॉक्टर के मशवरे के साथ छूटेगी। अगर कोई अपने आप पे तजर्बा कर लेगा तो वो सम टाइम उसकी शुगर लो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारी डाइट है, अब किसी के गुर्दे ऑलरेडी ख़राब हैं, वो गोश्त का अब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि शुगर से गुर्दे ख़राब होते हैं। जब गुर्दे ख़राब हो गए, अब आप गोश्त नहीं खा सकेंगे, कुछ खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, मगर कम मिकदार में कम खाएंगे। मिकदार में एक कॉल शामिल करते हैं, वाजिद तकवी साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम पहले पीछे बंद करवा दें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। वो डायबिटिक हैं। आप प्लीज़ इनसे मशवरा पूछ लीजिए। जितने भी लोग मुझे कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बंद करके प्लीज़ मुझे कॉल करें, वरना कॉल काटनी पड़ेगी। और भी लोग बहुत से लाइन में हैं जो अपना मशवरा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं शुगर के लिए। आज हम शो करें जिसमें शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, उसके ऊपर बात करें, और वाकई हो सकती है कि एग्जाम्पल भी हमारे साथ बैठे। आप आम खाते हैं, आप अंगूर खाते हैं, आप केला खा लेते हैं, खाता हूँ, मैं खजूर भी खाता हूँ। तो ये कैसे खा लेते हैं आप? जो फ्रूट है ना, पहली बात ये खुराक नहीं है, दिस एंटरटेनमेंट, दिस प्लेजर, तफरी है ये। तफरी की ना कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ तफरी ऐसी है जो आप उसके लिए कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। मतलब जैसे अमरूद है, आप अमरूद खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेप फ्रूट है, खा लें, पूरा बड़ा ग्रेप फ्रूट खा लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। बट अगर आप आम खाएंगे, केला खाएंगे, खजूर खाएंगे, उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी। मैं आम काट के, उससे पहले मैं जॉगर पहनता हूँ। पहले मतलब आम खा रहा हूँ लेकिन पहले मैं जॉगर पहने हुए हैं। तैयारी पहले करते हैं। तरीकाकार है ना, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद मैं जिम जाऊंगा को 45 मिनट्स टू 1 आवर में उसका मतलब जिम करूंगा। हाँ। मुझे मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और जिम जाके कौन से क्या कार्डियो ज्यादा करते हैं, ट्रेडमिल ज्यादा करते हैं? मैं कार्डियो नहीं करता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कार्डियो नहीं करता। कार्डियो में जस्ट वार्म अप करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा ना वेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग, नो डाउट। मसल्स बनने चाहिए आपकी पूरी बॉडी की। आप स्क्वाट्स लगाएं, डेडलिफ्ट करें, सारी चीजें करें। वो आम खाने की भी कीमत है, प्लस वो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है। जो एक्सरसाइज है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर ओल्ड एज। आपकी उम्र के लिए, आपकी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। अब हम आम खा के उधर ही लेट जाएं, और ऊपर से फिर वो मीठी लस्सी भी पी लें, मीठी पी लें, छाछ भी पी लें, लस्सियां पीना शुरू करें, कच्चा दूध पी लें, तो उससे फिर आपकी शुगर तो होनी है ना। हमारी जो शुगर पाकिस्तान में बढ़ी हुई है ना, हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हुई है। ठीक है, पाकिस्तान इस टाइम ना दुनिया में नंबर 1 कर रहा है, डायबिटीज में नंबर 1 पे। नहीं, अब नहीं करेगा। देखें ये जो आज अवेयरनेस प्रोग्राम है कि बापू, ये हम बता रहे हैं कि एज एग्जाम्पल वो बैठे हैं और जिंदगी भर के लिए आपकी जो है ना ख़त्म हो सकती है शुगर। तो अब लोग, मुझे लगता है इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, बिनाई भी कमज़ोर हो जाती है मोस्टली ना, जब शुगर बढ़ जाती है, गुर्दों पर अटैक होता है, बड़े सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में क्या
कहेंगे? शुगर की ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आंखों पे अफेक्ट करता है तो रेटिनोपैथी हो जाती है। इसके अलावा पाँव सून होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के सूज जाते हैं। सूजन वो फेलियर की ट्रीटमेंट होता है उसमें, लेकिन जो सोनपन होता है उसमें ये होता है कि नर्व्स डैमेज होना शुरू, जिससे न्यूरोपैथी कहते हैं। हिस्स ख़त्म हो जाती है नीचे महसूस करने की, कोई ज़ख़म लगे, कोई मालूम नहीं होता कि क्या लगा है, जूता लग जाए, कोई कांटा लग जाए, उसमें बाज़ औक़ात तो खुदा न खास्ता फिर काटने की नौबत भी आ जाती है, जो एम्पुटेशन होती है। और ऑन टॉप अगर कोई चोट लग जाए तो हील नहीं होती, हील नहीं होते, ज़ख़म कोई हील होने में प्रॉब्लम आता है। मेरी अम्मी को रॉड लगी थी यहाँ पर, तो वो अम्मी शुगर की पेशेंट थी बहुत ज़्यादा, अम्मी की हील ही नहीं होती थी। क्योंकि डायबिटीज़ आपका डिफेंस सिस्टम जो इम्यून सिस्टम उसको वीक कर देती है। इसके अलावा हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट्स में होता है। इसके अलावा फालिज का अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, और इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता है शुगर की वजह से। डायलिसिस में पेशेंट बहुत, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। अच्छा। तो ये डायलिसिस का पेशेंट किडनी फेलियर का टॉप पे जो फेलियर वजह है वो शुगर है, वो जड़ है, मतलब सारी बीमारियों की जड़ जो है वो शुगर है, कॉम्प्लिकेशन की जड़ है। बिल्कुल। और ये जो शुगर होती है किस वजह से होती है? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, टेंशन लेने की वजह से? कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन की वजह से जो है ना शुगर जन्म लेती है, क्या इस बात की भी सच्चाई है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक इसमें नंबर 1 फैक्टर तो है लाइफस्टाइल में उसमें नंबर 1 पे डाइट। 70% जो पोर्शन है वो डाइट का है। अगर आप डाइट आपकी ख़राब है तो आपको डायबिटीज़ होगी। इसके अलावा आपके आ जाते हैं एक्सरसाइज, वॉक। अगर आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, हर टाइम आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और इसके अलावा जंक फूड, जो प्रोसेस फूड है, और स्पेशली इंडस्ट्रियल ऑयल जो है, ये सबसे ज़्यादा बीमारी की जड़ है, जो रूट कॉज है सारे प्रोसेस की, जो सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर ये अपने साथ 5-6 बीमारियां और अपने साथ ले आती है। आप शेफ साहब को मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आप ज़रूर बताना चाहते हैं देखने वालों को? वो प्लीज़। पाकिस्तानियों, अगर आप जागोगे नहीं तो अगले 10 सालों में पोजीशन ये होने वाली है। अभी डायलिसिस की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर इतने बुक्ड हैं कि एक मरीज़ दूसरे मरीज़ के मरने की दुआ कर रहा है। ठीक है, ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा पेशेंट आ रहा है कि कराची में एक इदारा है SIUT जो डायलिसिस पे काम करता है, उन्होंने शारा फैसल पे पूरा एक 4 स्टार होटल खरीद लिया है। अच्छा। कि इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी है डायलिसिस की कि आज से 10 साल बाद ये छोटी छोटी दुकानों में डायलिसिस की मशीनें लगी हुई होंगी। ठीक है, और सब इसका जो 90% कॉज है डायलिसिस का वो शुगर है। राइट। और शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर तो आपकी अगले 2 घंटों में आपको रिजल्ट आ जाता है ना उसका। हाँ। सर ग़िज़ा दुरुस्त करने से इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स चल रहे हैं, रमज़ान आएगा उसमें जो लाल पीले काले शरबत नज़र आ रहे होंगे, सब में फ्रक्टोज़ है, चीनी है, ये शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं। आज 15 साल के बच्चे को फैटी लिवर हुआ, 15 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर हुआ, उसको डायबिटीज़ हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जंक फूड है, जो हमारे यहाँ जो स्कूल की कैंटीनों पे जंक फूड मिल रहा होता है। ये सारी चीज़ें, जूस बंद करने पड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करने पड़ेंगे, ये जितने भी इस वक्त फास्ट फूड चल रही है ये सारी हमें बंद करनी पड़ेगी। हमें नेचुरल लाइफस्टाइल पे आना होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान इस वक्त में तबाही के दहाने पे खड़ा। ठीक है, दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तान। इस वक्त 3.5 करोड़ बंदा वो है जिसको शुगर का पता चल गया है, को डायग्नोज हो चुकी है। 1.5 करोड़ बंदे को पता भी नहीं है कि उसको शुगर होगी। आप यहाँ पे 10 बंदों का सैंपल लेकर लैब पे जाएं, तो ऐसे रैंडम टेस्ट करवाएं, 2 को शुगर निकल आएगी। मैं मीडिया पे इतना घूमता हूँ, मैं उनके जब लोगों को देखता हूँ तो मुझे जगह जगह पे शुगर नज़र आती है। अच्छा, शुगर वाला है तो मैं तो अब मेरा तो इतना तजर्बा हो गया कि मैं तो बंदे का फेस देख कर उसको बता देता हूँ यार आप टेस्ट करवा लो, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका। हाँ, You're too right। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पैगाम यही दूंगा कि आप अपने आप को लाइफस्टाइल बेहतर करें ताकि आप मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचें, और ये आप ताकि इस ट्रैप से निकलें जिसमें आप बार बार एक मरीज़ बने हुए हैं, खुद भी बीमार हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं भी, है ना? बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, सिंपल पैरासीटामोल है तो ये आम दर्द की जो दवा है, अगर आप ज़्यादा डोज में लेते हैं तो वो भी एक अमेरिका, लंदन में तो ये दिए ही नहीं जाती, ये भी नहीं देते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल माइल्ड, कोई अगर बहुत ही सीवियर सिचुएशन हम तो सीधा एंटीबायोटिक लिख देते हैं। बिल्कुल, तो ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस और शुगर की दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप सिंपल अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आपको ना दवाइयों की ज़रूरत है, बल्कि आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की मैंने मेंशन की उनसे बच सकते हैं। आप क्या कहेंगे?
मेरा भी यही पैगाम है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। आपने अगर आपको शुगर हो गई है तो आपने अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करना है, अपनी खुराक दुरुस्त करनी है, तो उससे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी यंग जनरेशन है वो जो जंक फूड का पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इससे बचें, क्योंकि यही चीज़ें पहले आपको मोटापा लेके आएंगी, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगी, और फिर उसके बाद जो एक बीमारियों का लंबा सिलसिला चल पड़ता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये गलत खुराक की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। तो यही मेरा पैगाम है कि अपनी खुराक दुरुस्त करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, वॉक वर्जिश अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हर वक्त मतलब खाना खा के सोना और आराम करने वाली हैबिट जो है ना इससे बाहर निकलें, वॉक वर्जिश करें, एक्टिव रहें और अपनी खुराक को बेहतर करें। वाह क्या बात है जी। देखें आज हमें एक ऐसी एग्जांपल मिली जिनकी जो है वो शुगर जड़ से ख़त्म हो गई, कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं। 18 साल जिस बंदे ने शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी आज वो शुगर फ्री है। इसी तरह पूरा पाकिस्तान भी शुगर फ्री हो सकता है। आप देखें अगर हम अपने पुराने ख़ास तौर पे अगर हम अपने मज़हब को देख लें तो हमारे ऐसे ऐसे लोग, सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सुन्नत को हम अगर फॉलो करें, उनकी लाइफस्टाइल को अगर हम फॉलो करें, उसके बाद हमारे औलिया इकराम, पैगम्बरान दीन, ये सारे जिन लोगों को बुजुर्गान दीन, इन सबको अगर देखें इनके लाइफस्टाइल यही थे। वो काम करते थे, वो चलते थे, वो माइग्रेट करते थे, वो सफ़र करते थे, वो उनका जहन एक्टिव होता था, उनकी बॉडी एक्टिव होती थी। और सबसे बड़ी बात खा ना, खाने का पूरा लफ्ज़ क्या है? खा ना, पी ना, दोनों चीज़ें साथ हैं, ठीक है। चल ना, चले हर चीज़, और ये नहीं कि अपने आप को लथार्जिक चले जा रहे हैं। लोग मैंने जिम में देखा 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे होते। भाई 2-2 घंटे की जरूरत है, 20 मिनट अच्छा ट्रेडमिल पे आप वॉक कर लें वो भी काफ़ी है, बाकी वर्कआउट करें, बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो हर चीज़ का चल ना, खा ना, पी ना, ये इसके साथ मिकदार में रहें, आप ठीक रहेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। नाज़रीन एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बट आई हैव टू शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज थोड़े दिन पहले भी मैं यहाँ पर एक बात कर रही थी अपने मोनोलॉग में कि जब हम ये जो वेले उड़ा रहे होते हैं, तो ये जो शादियों पे हम बड़ा पैसा खर्चा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अगर हम यही पैसा अगर शादी के हॉल के बाहर अगर हम थोड़ा सा फेंक दें, कुछ कर दें, तो फिर वो किसी मुस्तहिक की किसी की मदद हो जाए। तो ये बात मैं छेड़ ही रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि वो जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करें, वो है एक यूट्यूबर साहब रजब भट्ट साहब, और उनकी जो शादी थी वो बड़ी ट्रेंडिंग पे गई। वाई बिकॉज क्योंकि लोगों ने आके वहाँ पे बड़े पैसे जो है आसमानों से बिल्कुल उछाल के जैसे हवाओं में ऐसे फेंके, तो वहाँ से ये बात बड़ी फैलना शुरू हो गई। जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद जो है ना जो उनको गिफ्ट्स मिले उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया, जिसमें एक ऐसा तोहफ़ा था जिसके ऊपर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। वो क्या था? वो था शेर का बच्चा। एक उनके जानने वाले एक दोस्त उनको गिफ्ट कर गए शादी पे, और उसके बाद वो शादी का तोहफ़ा उनको भारी पड़ गया। वो उनको ले गया थाने। अब वो जिन्होंने गिफ्ट किया था उनको मैंने यहाँ पे बुलाया। अब मैं मुझे कुछ गिफ्ट ना करके चले जाएं, मैं तो डरती हूँ भाई लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मौजूद है मियाँ उमर इकबाल डोला साहब, और ये है वैसे बिजनेसमैन और गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, मगर ये शेर क्यों गिफ्ट किया था सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। जी कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये क्या तरीका था? किसी की शादी पे गए या बिन बुलाए गए थे, बुलाए हुए गए थे? जी बुलाए हुए गए थे। दोस्त है? जी बिल्कुल। और मैंने शेर का तोहफा इसलिए गिफ्ट किया, मैंने कोशिश थी कि एक नयाब तोहफा दूं। अरे क्या नयाब तोहफा? और मतलब ये तो आपने दुश्मनी निकाली। नहीं दुश्मनी दोस्त के साथ। उसने कहा कि यार अच्छा आपकी शादी हो गई है? हो गई है? जी बिल्कुल। तो फिर आपने कहा कि चलो ये लड्डू खा के मैं पछता रहा हूँ, ये भी पछता है, इसको एक ऐसा गिफ्ट करूँ कि शादी की कैद, उम्र कैद जो ये बनने लगा है, उसके बजाय ये जाके जो है ना थाने में बन जाए। नहीं एक्चुअली जब उनको पकड़ा गया ना तो वाइल्ड लाइफ वालों ने जब कार्रवाई किया वो की शेर पे थी, लेकिन मैं मौके पे पुलिस स्टेशन गया हूँ, मैंने जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो वहाँ से रिकवर हो गए थे। उनको एक शादी पे किसी ने गन भी गिफ्ट की थी। अच्छा। जिनकी FIR उन पे हुई है। ओके, ऐसा भी कुछ हुआ था? दिया गया था? हाँ जी उनको। अच्छा, ये जो शेर का बच्चा अभी ये सारे लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप शादी हॉल में ही जाके देकर आए थे? जी शादी हॉल में जाके। नहीं छोटा सा बच्चा, वो 1 माह का बच्चा है, वो क्या करेगा? मेरे पास से तो बिल्ली गुजरे, मुझे डर लगता है। तो शेर का बच्चा और केजीज में ये मौजूद था। अच्छा केज में लेके गए थे? जी केज में लेके गए थे। तो वो बहुत खुश हुए? जी बहुत खुश हुए। उनकी वाइफ को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने 1-2 वीडियोस भी उनके साथ डाली हैं, गोद में उनको खिला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं बच्चे।
अच्छा, कितनी दोस्ती आपकी इनके साथ जिनको आपने अभी गिफ्ट किया? काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मैं और मेरे दो दोस्त हैं साथ, अली लजपाल गाड़ियों का वो भी बिजनेस करते हैं, और दूसरे लॉयर हैं असद। हम तीनों ने मिलकर ये उनको गिफ्ट किया था। अच्छा, ये प्लान किया था आप लोगों ने? प्लान और ये किया था। सरप्राइज था इनके लिए? जी, इनके लिए सरप्राइज था बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो असला था ये किसने गिफ्ट कर दिया था उनको? ये भी उनको शादी में किसी ने किया था, और उनको बाकायदा उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। हाँ। तो वो बैग में था। जब ये इस पे कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने चेकिंग की तो उनके से वो गन भी उन्होंने बरामद की, जिसके ऊपर उन्होंने FIR दी पुलिस स्टेशन में। अच्छा। क्योंकि उसका अभी कागज बन रहे थे, अभी बन के नहीं आए थे, लेकिन तोहफा उनके पास से निकले, वो गैर कानूनी उन्होंने शो किया और उस पर FIR उन्होंने दर्ज की। अच्छा, फिर ये रिहा कैसे हुए? रहा कैसे हुए? ये शख्सी ज़मानत पे रहा हुए। इन्होंने कुछ लोगों को क्या के डॉक्यूमेंट्स क्या के इन्होंने कंप्लीट किए। बेसिकली ये शरीफ आदमी थे तो उनकी कार्रवाई। हाँ, बात तो सही है ना। देखें ना, उन्होंने खुद तो कोई चीज़ रखी नहीं, कोई आके कोई भी मुंह उठा के तोहफा दे जाए, ठीक है। अब उस सामने वाले बंदे को क्या पता, मगर क्या उस वक्त देख लिया था उन्होंने कि उसके अंदर असला है चीज़ें? जी बिल्कुल देख लिया था, लेकिन बात यह है कि इनके भी जो पेपर थे वो बन रहे थे, और मेरे भी जैसे पेपर कंप्लीट थे। उनके एक पेपर सिर्फ देने वाला था, वो मैंने मुकालमे में भी कहा हुआ है कि आप ये जब शादी से फारग हो जाए मेरे पास किसी दिन आए, मैं आपको NOC NIC लेके मैं वो भी आपको कंप्लीट कर दूँ। तो बड़ी गलत बात है, ऐसी चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। बंदे की खुशी का दिन है, इम्पोर्टेंट दिन है, हमने एक शादी हो रही है, फैमिली घर वाले सारे धूम मचा रहे हैं, और एक बंदे ने आके उनको असला गिफ्ट कर दिया, उस बेचारे को क्या पता। लेकिन ये भी तो देखें, उसने उसके पेपर भी उनके किए हुए हैं अप्लाई। अच्छा। वो भी 5 नहीं तो 10 दिन में आ जाएंगे। वो भी आ जाएंगे। असल में ये सब सारी कार्रवाई हुई है। हाँ। आप देखें कि शादी के एक ही दिन बाद हो गई है। यहाँ तो एक टाइम गुजरा होता है, यहाँ वक्त गुजर गया होता है, फौरन ही हो गई, फौरन ही हो गया। ये बात नहीं है। महकमों को भी चाहिए थोड़ा सा वेट कर लेते, चेक कर लेते। आप बंदा 5-7 दिन में पेपर कंप्लीट भी करता है, ये वैसे ही रखे हुए हैं तो सामने आ जाना। अच्छा, खैर अब यही वाली बात है कि किसी की खुशी जिस तरीके से जो जैसा सेलिब्रेट करना चाहे, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, अपना पैसा है, किसी से मांग के तो नहीं खर्चा कर रहा, वो सिंपल सी बात है। मगर खैर काफ़ी जो है लोगों ने इसको बहुत हाईलाइट किया, शादी को बड़ा स्क्रॉल किया। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके शेयर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे थे, कंप्लीट थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिर उसको वाइल्ड लाइफ में क्यों उठा के रख लिया? वाइल्ड लाइफ में एक पेपर था, उन्होंने जब चेक उसका अंदराज FIR में कर दिया हुआ। आपको पता होगा पाकिस्तान का कानून है, जब किसी भी FIR में चाहे एक वो पानी की बोतल है, चाहे एक वो मोबाइल है, अगर उसकी FIR के अंदर उसका लिख दिया जाए तो उसको फिर आप कोर्ट से ही ले सकते हैं स्पुर्दारी पे, वैसे नहीं मिलता। तो मैंने स्पुर्दारी अप्लाई की हुई है। ये तो अब वो ना आपने जो तोहफा दिया आपके हाथ से भी गया ना, उनको नसीब हुआ? ये नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 6 तारीख तक हमें वापस मिल जाएगा। आ जाएगा वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। कितने का कोई आ जाता है शेर का बच्चा? शेर का बच्चा आ जाता है, इसमें मुख्तलिफ इकसाम है। आप चले जाएंगे ब्राउन शेर के बच्चे पे, वो आएगा आपको मिल जाएगा 7 से 8 लाख का। ये वाला कितने का था? ये तकरीबन 7 से 8 लाख के करीब इसकी होनी चाहिए। अच्छा, और ये कितने शेर हैं आपके पास? मेरे पास 4 से 5 अभी भी मौजूद है। अच्छा जी, और इसी साइज के बच्चे हैं? नहीं जी, बड़े फुल साइज के हैं। तो उनकी देखभाल कौन करता है? जी मैं खुद करता हूँ, मुलाजम रखे हुए हैं, वो भी दिन में एक बार लाजमी चक्कर लगाने के लिए जाता हूँ, उनको देखने के लिए जाता हूँ। बड़ा प्यार है आपको उनसे? जी बहुत। मुझे 17 साल हो गए हैं शेर रखे हुए। 70 ईयर्स। वाह, 17 सालों से शेर रखे हुए आपने। एक हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपसे बात करेंगे और कहाँ पे रखें, कैसे रखें, क्या देखभाल होती है, सारी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अहमद डोला साहब से बातें कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 70 साल से जो है ना, क्या था 17 साल से 17 साल से क्या लाइन रखे हुए हैं, लाइंस रखे हुए हैं। वो आप अक्सर में आप पंजाबी में बोलते हैं ना सितारा, तो हम मुझे लगता है अच्छा 17 ईयर्स से इन्होंने ज़ू रखा हुआ है, प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ है इन्होंने लाहौर में ही, और अभी भी यहाँ से जाएंगे तो अपने शेरों के साथ खेलेंगे। फुटबॉल ट्रेन किया हुआ उन्होंने। जी बिल्कुल ट्रेन किया हुआ। अभी मैं वीडियोज़ भी देख रही थी, आप कितने मज़े से उनके साथ घूम रहे, फिर रहे, सैर सपाटा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको। देखिए उनको मैंने ट्रेन ही ऐसा किया, एक बच्चों की तरह ट्रीट किया हुआ है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मनूस है।
मेरे साथ खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं। एक दो को तो इतनी बुरी आदत पड़ गई है, जब तक जाके अपने हाथ से गोश्त ना खिलाऊं, गोश्त नहीं खाते। नहीं खाते। आप उनके आगे बर्तन रख दें, 4 दिन पड़ा रहे, वो गोश्त नहीं खाएंगे। अच्छा, बदबू वगैरह, स्मेल वगैरह नहीं होती इनको पालने में, इनको संभालने में, रखने में? नहीं जी, स्मेल नहीं होती। अगर आप उसको साथ साथ साफ़ करते रहें, उनकी देखभाल करते रहें, तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। दूसरी बात है, इनके जो केजीज होते हैं ना, ज़्यादातर ओपन और इंडोर अलग होते हैं। जब उनके ऊपर धूप की फ्लैक्सेशन होती है और उनके ऊपर धूप पड़ती है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे वहाँ पे स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इनके लिए जो एक्सपेंस है डेली बेसिस पे कितना कोई लग जाता है, कितना? ये तो शेयर डिपेंड करते हैं आपने कितने लाइन रखे हुए हैं। मैंने अब यहाँ पे सब्ज़ाजार में 4 रखे हुए हैं, तो इनके ऊपर तकरीबन डेली का 15 से 18,000 रुपया खर्चा आता है। इनके खाने में? इनके खाने पे। क्या खाते हैं ये ज़्यादा? ये मीट खाते हैं। फिर इनके लिए बड़े का, छोटे नहीं, इनको मिक्स कर दिया जाता है, एक रूटीन में नहीं दे सकते। मुर्गी भी खा लेते हैं? मुर्गी भी खाते हैं, ये बीफ भी खाते हैं, ये मटन भी इनको कुछ दिया जाता है। फिर इनके लिए मौसम के हिसाब से इनको खरगोश भी डाले जाते हैं अक्सर, खरगोश भी, क्योंकि इनसे इनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी। तो ये ब्रीड कहाँ के हैं? ये साउथ अफ्रीका की। अच्छा, तो अब आपके पास टोटल आपने कितने बताए? 4 आपके पास जी मौजूद है। तो आप इनकी आगे भी कोई ब्रीड का कर रहे हैं सिस्टम के आगे, फिर इसको सेल करें, ये करें, कोई ऐसा काम किया? एक बात की बात है, लेकिन पहले अपने शो के लिए रखे हुए हैं, इसको पूरा करेंगे। हाँ। आगे होगा। जैसे अम्मी अब्बू ने कैसे इजाज़त दी थी शेर रखने की? 17 सालों से रखा हुआ है। शो के लिए इजाज़त लेना बहुत मुश्किल काम है। कैसे ली इजाज़त? पहले जब स्कूल से फ्री हुआ ना, तब से ये शौक पड़ा था। फिर मैंने एक शेर लाया, काफ़ी डांट डपट। नहीं, वो वाली बात बताएं जो मुझे बता रहे थे ब्रेक में। तो मैंने डांट डपट करके उनसे लिया। मैंने कहा जी देंगे तो आगे पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ, मतलब 11वीं क्लास में जो बता रहे थे कि उन्होंने छोड़ दी, तो उन्होंने कहा 11वीं में दाखिला तब लूँगा जब मुझे शेर दिलाएंगे। तो शेर दिलाया गया, तो फिर 11वीं का जो है ना आगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ता गया। पहले डांट पड़ती थी, क्यों रखा है बच्चों से। फिर उन्होंने देखा आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया इनके साथ। तो कभी डर अटैक किसी चीज़ का नहीं पड़ा कि नहीं, एकदम से मुझे नोच ना ले, कभी कोई चोट लगी, कोई खरोश लगी, नाखूनदार चीज़ें तो होती हैं? नहीं, दांत वगैरह कभी नहीं लगे, खराश वगैरह कभी आ जाती है खेलते हुए, उनके ज़ाहिर बात है नेल हैं, कभी हाथों पे लग जाते हैं, लेकिन इतने डेंजरस कभी नहीं लगे। अच्छा, आपके बच्चे? आपके बच्चे नहीं है, मेरे नहीं है। जी आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी शादी को रिसेंटली 3-4 तो साल। आप चाहेंगे बच्चे भी खेलें आपके? हाँ जी, मेरे भतीजे खेलते हैं साथ, मेरे भाई के बेटे खेलते हैं उनके साथ। वाह, भाई जिगर की बात है। और एक और चीज़ कह रहे थे आपके, वो आपको कुत्तों से डर लगता है ना? मुझे कुत्तों से डर लगता है। आपके लिए एक लाइन ये है कि शेर से डर नहीं लगता साहब, कुत्तों से लगता है। थैंक यू सो मच डोला साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। और आपका जो केस था वो भी हमने नाज़रीन को बता के क्लियर कर दिया, सिस्टम क्लियर कर दिया। ठीक है, आप भी खुश रहें। वो जिनकी शादी पे आप गए थे भाई, उनकी भी खुशी। हम आप जा रहे हैं, हम अपने खर्चे पे अपने तरीके से खुश रहिए आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।